नमस्कार दोस्तों। मिस्टर ब्लडी एफएम की सभी कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक बार फिर हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विषय आपसे साझा करना चाहूंगा। हमारे आंकड़ों के अनुसार हमारे लगभग 70% व्यूअर्स जो हमारी कहानियां सुनते हैं वे बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आज आप सुनेंगे लेखक उत्सव चौधरी की कहानी रात्रिचर। सुनते रहिए हमारी आज की कहानी, उत्सव चौधरी की रचना रात्रिचर। शहर में अभी भी ठीक से ठंड नहीं पड़ी थी। कुछ दिन पहले ही दिवाली बीती थी। कई घरों की छतों और बरामदों में अब भी लाल, नीली, हरी ट्यूनी लाइटों की माला शाम होते ही रोशनी बिखेरती थी। लैंप पोस्ट के नीचे खड़े होने पर छोटे छोटे कीड़ों का आतंक शुरू हो जाता। हालांकि रात के समय थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होने लगी थी। निर्झर और अरुणिमा दामोदर नदी के किनारे वाली पतली सड़क पर टहल रहे थे। निर्झर अपनी साइकिल पकड़कर पैदल चल रहा था और अरुणिमा उसके साथ साथ। अरुणिमा का दाया हाथ धीरे से निर्झर की कमीज की आस्तीन को छू रहा था। ए अरु, तुझे ठंड तो नहीं लग रही? क्या मैं तेरी तरह डरपोक हूं? बाबा, नवंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ है और तूने अभी से फुल बाजू की कमीज और गले में मफलर डाल लिया। मुझसे ये सब नहीं होता, समझा? देख, तेरे अंदर आग की तपिश अच्छी खासी है, मैं समझता हूं। आज भी तो रणगणित के सवाल हल करते हुए तेरी तरफ तिरछी नजरों से देख रहा था और बेचैन हो रहा था। बेचारा, कितना कष्ट है उसे, है ना अरु? तेरे अंदर दया माया नाम की चीज दिन ब दिन कम होती जा रही है। तेरा इरादा क्या है बोल तो? मुझे रण की तरफ धकेलने का मतलब क्या है? क्या तेरा मन अब कहीं और भटकने लगा है? अरुणिमा ने बनावटी गुस्से में अपनी आंखें तरेरी। निर्झर धीरे से हंस पड़ा। चलते चलते वे उस छातिम यानी सप्तपर्णी के पेड़ के नीचे आ गए थे। पेड़ के नीचे सफेद फूलों की चादर बिछी थी और उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू से हवा भारी थी। यहां पहुंचते ही अरुणिमा को अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। क्यों? अरुणिमा को शायद कुछ आभास हुआ। बाएं हाथ पर खिंचाव महसूस होते ही निर्झर रुक गया। अरुणिमा का हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। ए निर्झर, देख, नदी के ऊपर वहां अचानक गाढ़ा कोहरा जमा हो गया है ना? देख पा रहा है तू? निर्झर ने सहज भाव से कहा। अरे हाँ, ठंड आ रही है तो ऐसा हो ही सकता है। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरुणिमा की आवाज कांप रही थी। निर्झर को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। क्या ये लड़की उसे डराने की कोशिश कर रही है? कोई मजाक कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। उसका चेहरा सचमुच पीला पड़ गया था। निर्झर ने साइकिल को छातिम के पेड़ के नीचे स्टैंड पर खड़ा किया, फिर अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ए अरु, अचानक तुझे क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रही है? अरुणिमा ने दोनों हाथों से निर्झर का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे फिर से वैसा लग रहा है जैसे वो कोहरा जिंदा हो। उसके अंदर से कोई मेरी तरफ देख रहा है। निर्झर ने नदी की तरफ देखा, लेकिन सफेद कोहरे के सिवा उसे और कुछ नजर नहीं आया। इधर वो साफ महसूस कर पा रहा था कि उसके हाथ को पकड़े हुए अरुणिमा की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। अचानक ये लड़की इतनी नर्वस क्यों हो गई? उसने प्यार से अरुणिमा को अपने करीब खींच लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, अरे पगली, क्या कुछ भी देखकर डर रही है? मैं हूं ना, मेरे रहते हुए तेरी तरफ कौन देखेगा? आंखें निकाल लूंगा उसकी। सुन, तुझे अब उधर देखने की जरूरत नहीं है, मत देख उसकी तरफ। अरुणिमा ने निर्झर के कंधे पर सिर रख दिया और आंखें मूंद ली। उसे थोड़ा साहस मिला। हाँ, निर्झर तो उसके सामने ही है। उसकी पीठ पर निर्झर के गर्म हाथों का एहसास, उसकी नाक में निर्झर के नए मफलर की खुशबू। निर्झर है तो। अरुणिमा का मन हुआ कि काश वे कुछ देर और ऐसे ही खड़े रह पाते। निर्झर के साथ होने पर वो दुनिया में किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं। अरुणिमा की आंखें बंद थीं, तभी अचानक उसकी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस ने किसी खतरे का संकेत दिया। मामला क्या था वो समझ नहीं पाई। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास ठंड भयानक रूप से बढ़ गई है। जैसे कड़कड़ाती ठंड की सुबह अचानक बाथरूम का शावर चालू कर देने पर बर्फीले पानी की धार पूरे शरीर को सुन्न कर देती है, उसे भी वैसा ही महसूस हो रहा था। अरुणिमा ने आंखें खोलीं तो सफेद बर्फ जैसे घने कोहरे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आया। जैसे उसके आसपास अब और कुछ है ही नहीं। वो उस घने कोहरे के बीच जैसे तैर रही है। हाँ, तैर रही है, क्योंकि जमते जा रहे अपने पैरों को उसने कई बार चलाने की कोशिश की, पर उसे जमीन का स्पर्श नहीं मिला।
निर्झर को खोजने के लिए उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। आमने सामने खड़े होने पर उसका सिर निर्झर की छाती तक आता था, ये उसे पता था। लेकिन अब उसका हाथ उस घने चिपचिपे और फिसलन भरे कोहरे की चादर को चीरते हुए छटपटाने लगा। हाथ में कुछ नहीं आया। ठीक उसी समय अरुणिमा ने महसूस किया कि बर्फ जैसे दो ठंडे हाथ उसकी गर्दन के पास खेल रहे हैं। धीरे धीरे, बड़े दुलार से वे हाथ उसकी कमीज का कॉलर हटा रहे थे। अरुणिमा को पता था कि उसे गुस्सा आना चाहिए, घृणा होनी चाहिए, धक्का देना चाहिए, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। हाँ, सिर्फ ठंड या डर नहीं, बल्कि एक अजीब से सुखद एहसास से वो कांप रही थी। तभी एक नुकीला दांत धीरे धीरे अरुणिमा की गर्दन में गड़ गया। अरुणिमा के होठों से जो दबी हुई आवाज निकली, उसमें उस अनोखे सुखद एहसास के सिवा और कुछ नहीं था। रात के 9:05 होते ही माला, अरुणिमा की मां, बेचैन हो उठी। निर्झर और अरुणिमा के गणित के टीचर। सर, उन्हें 8:30 बजे छुट्टी दे देते हैं, कभी कभी 8:35 या 40:30 भी हो जाते हैं। माला ने साफ साफ कह दिया था कि सर जैसे ही छुट्टी दें, सीधे साइकिल उठाकर घर आ जाना। 9 बजे के बाद 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी उन्हें अपने बेटे का राय बाबू की लड़की के साथ साइकिल चलाकर घर आना कतई पसंद नहीं था। उस लड़की के लक्षण ठीक नहीं थे। इस बार पूजा में अष्टमी के दिन कैसा सज धज कर आई थी, और साथ में कोई विदेशी परफ्यूम। पढ़ाई लिखाई का तो नाम ही नहीं, बस लड़कों के साथ घूमना। निर्झर और अरुणिमा ठीक 8:35 पर सर के यहां से निकले थे। वे अभी तक घर नहीं पहुंचे, ये सुनकर माला हैरान रह गईं। किसी के पास फोन भी नहीं था। निर्झर के पास तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि माला का मानना था कि स्मार्टफोन आते ही बेटे की पढ़ाई चौपट हो जाएगी। ज्योतिका, अरुणिमा की मां को फोन किया तो पता चला कि अरुणिमा का फोन खराब था, इसलिए वो उसे घर ही छोड़ गई थी। बादल बाबू गले में मफलर लपेटकर टॉर्च लेकर निकलने की तैयारी कर रहे थे। माला पति के कान के पास खड़े होकर गुस्से में गरज रही थी। आज उसे आने दो, उस बदतमीज लड़की की पीठ की चमड़ी उधेड़ दूंगी। माध्यमिक में अच्छे नंबर क्या आ गए, जैसे 11वीं में आते ही पंख निकल आए हों। और राय बाबू को देखो, खुद अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकते, दूसरे के बेटे के भरोसे छोड़ दिया है। इनका इरादा क्या है मैं क्या नहीं समझती। रुको तुम। ओह, तुम अब चुप भी हो जाओ। एक तो टेंशन से सिर फटा जा रहा है, ऊपर से तुम्हारी किचकिच। बादल बाबू चिढ़कर घर से बाहर निकल आए। निर्झर आसानी से मिल गया। दामोदर के पास वाले डरावने जंगल से गुजरते हुए अरुणिमा के पिता श्यामुल बाबू ने ही टॉर्च की रोशनी में उसे ढूंढा। एक पुराने सूखे हुए छातिम के पेड़ के नीचे निर्झर लेटा हुआ था। साइकिल घास पर पड़ी थी और वहीं निर्झर का बस्ता और किताबें बिखरी थीं। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके लेटने का अंदाज बड़ा अजीब और अस्वाभाविक था। कई बार नाम पुकारने के बाद उसने आंखें तो खोलीं, लेकिन अपने ही लोगों को पहचानने में उसे थोड़ा वक्त लगा। नहीं, अरुणिमा कहाँ है उसे नहीं पता। लड़खड़ाते हुए बेटे को बादल बाबू घर ले आए। वे अनुभवी व्यक्ति थे, उन्हें समझ आ गया था कि बेटे ने कोई नशा नहीं किया है। तो फिर आखिर हुआ क्या? मोहल्ले के लोग उत्सुकता में भीड़ लगा चुके थे। श्यामुल और ज्योतिका ने कई बार सवाल किए, पर निर्झर के मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो जैसे किसी सम्मोहन या खुमारी में था, जैसे गहरी नींद से अचानक जागने पर इंसान को आसपास का होश नहीं रहता। बादल बाबू समझ गए थे कि मामला बढ़ेगा। उनके बेटे के साथ आई लड़की गायब हो गई है, ये छोटी बात नहीं थी। उन्होंने बेटे को कमरे में सुलाया और श्यामुल बाबू तथा मोहल्ले के कुछ गणमान्य लोगों के साथ थाने चले गए। पड़ोस की महिलाएं रोती हुई ज्योतिका को ढांढस बंधाने लगीं। ज्योतिका वैसे सख्त स्वभाव की थी, पर यह मुसीबत ही बहुत बड़ी थी। उन्हें रोता देख माला का दिल भी पसीज गया। उस रात पुलिस की जीप ने पूरे रास्ते के कई चक्कर लगाए, पर अरुणिमा का कोई सुराग नहीं मिला। न उसका बैग, न चप्पल, न बालों की क्लिप, कुछ भी नहीं। जैसे वो लड़की अचानक हवा में गायब हो गई हो। 2 दिन बाद की बात है। दरवाजे पर जूते उतारते हुए मल्हार ने पूछा, चाची, निर्झर कमरे में है ना? और कहाँ जाएगा बेटा? माला ने उदास स्वर में कहा। इन 2 दिनों में उस पर क्या गुजरी है? डॉक्टर ने कहा है कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उसे ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं। पर पुलिस कहाँ सुनती है? बड़ा बाबू 2 बार आए, ऐसी आंखें तरेर कर सवाल कर रहे थे जैसे मेरे बेटे ने ही अपनी दोस्त को कहीं गायब कर दिया हो। जाते जाते धमकी भी दे गए कि पुलिस की इजाजत के बिना वो शहर छोड़कर न जाए। अरे बाबा, जाएगा भी कहाँ? जिसे हर कुछ घंटों में तेज बुखार आ रहा है, वो कहीं जाने लायक है क्या? खैर, तुम उसके कमरे में जाओ, शायद जगा हुआ है। मल्हार तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। निर्झर जगा हुआ था। वो बिस्तर पर कमर तक चादर ओढ़े अध लेटा सा था। बेस्ट फ्रेंड मल्हार को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। फिस्ट बम करने के लिए उसने खुद ही हाथ आगे बढ़ा दिया।
फिर बिस्तर के बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, निर्झर और मल्हार का रूप रंग और स्वभाव बिल्कुल अलग है। निर्झर गोरा, छरहरा और शांत है। उसके चेहरे से किशोरावस्था का भोलापन अभी पूरी तरह गया नहीं है, बस हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ की रेखाएं उभरी हैं। दूसरी ओर मल्हार गहरे सांवले रंग का है। नियमित फुटबॉल और कसरत की वजह से उसका शरीर काफी सुगठित और बलिष्ठ है। कई बार शेव करने के कारण उसके चेहरे पर अच्छी खासी घनी दाढ़ी मूंछ आ चुकी है। निर्झर जैसे किताबों में खोए रहने वाले पढ़ाकू लड़के के साथ मल्हार की इतनी गहरी दोस्ती थोड़ी अजीब तो है। हालांकि बचपन के प्राइमरी स्कूल से चली आ रही उनकी इस दोस्ती में कभी दरार नहीं आई। अरुणिमा के साथ निर्झर के रिश्ते की छोटी से छोटी बात अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो मल्हार ही है, और कोई नहीं। इसीलिए मल्हार ने कुर्सी पर बैठते ही पहली बात कही, सुन ब्रदर, मुझे पता है कि पुलिस क्या शक कर रही है, लेकिन मैं किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ऊरू के लापता होने में तेरा कोई हाथ हो सकता है। अच्छा, क्या तुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा? मैं ये बात और कितनी बार कहूं, निर्झर ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। अरे मुझे बस इतना याद है कि मैं और ओरू विमान सर की कोचिंग से निकलकर दामोदर नदी के किनारे वाले रास्ते से पैदल जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे एक अजीब सा चिपचिपा और अंधा कर देने वाला कोहरे का चादर छा गया हो, और मुझे कुछ याद नहीं। कमरा बहुत अंधेरा हो रखा है। रुक, बालकनी का दरवाजा खोलता हूं। नहीं, रहने दे। पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हो चुका है भाई। तेज धूप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आंखों में जलन हो रही है। अच्छा, तू तो उस जगह पर गया था, ओरू का कोई निशान मिला क्या? नहीं रे, सिर्फ मैं ही क्यों, हमारे बैच के लड़के, मोहल्ले के काकू, पुलिस, सबने नदी किनारे की एक एक झाड़ी छान मारी। ओरू जैसे एकदम गायब। ओरू गायब नहीं हुई है, ओरू यहीं है। अचानक निर्झर फुसफुसा उठा। उसकी आंखें चमकने लगीं। ठीक इसी समय हाथ में ट्रे लिए कमरे के दरवाजे पर माला, निर्झर की मां, आकर खड़ी हुई। उन्होंने कहा, मल्हार, तुम इतने दिनों बाद आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर की हालत ऐसी है कि... नहीं चाची, मैं क्या यहाँ खाने आया हूं? माला के हाथ से कॉफी और केक की ट्रे लेकर मल्हार ने बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दी। माला ने एक बार कमरे में घुसकर निर्झर के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक किया, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, तो तुम लोग बात करो, मैं आती हूं। माला के कमरे से निकलने के 1-1.5 मिनट बाद मल्हार बोला, इले, केक खा ले। अरे रखना अपना केक, जो बोल रहा हूं वो सुन। तुझे पता है, कल रात करीब 1 बजे मेरी नींद खुल गई थी। मैं चुपचाप लेटा हुआ था। अचानक मुझे लगा कि उस बालकनी में जैसे ओरू टहल रही है। अचानक लगा मतलब आधी रात को ओरू उस बालकनी में घूम रही थी। वो ऊपर चढ़ी कैसे? पाइप के सहारे क्या? क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे तुझे मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? भाई मैंने साफ साफ सुना था। ओरू वही गाना फुसफुसाते हुए गा रही थी। कौन सा गाना पता है? इस साल रविंद्र जयंती पर स्कूल में जो गाना उसे गाना था, लेकिन ठीक 1 दिन पहले बुखार आ जाने की वजह से वो फंक्शन में नहीं आ पाई थी। वही गाना, कीटेशे एकाला बिरोहेरो बेला आकाशो कुसुम चोयो ने। तू ही बता, क्या मैं उसकी आवाज पहचानने में गलती कर सकता हूं? मल्हार भौएं सिकोड़कर निर्झर की ओर देख रहा था। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? देख, ये बातें बाहर किसी से मत कहना। मामला अभी पुलिस केस का है, तू बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अरे मैं भला किसी और से क्यों कहूंगा? कह तो सिर्फ तुझसे रहा हूं, लेकिन तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होकर भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है भाई। मैंने सच में ओरू को देखा है। सुन निर्झर, ऐसा नहीं है कि मैं तेरी बात सीरियसली नहीं ले रहा। क्लास 9th की सरस्वती पूजा में ओरू को गुलाबी साड़ी पहनकर स्कूल आते देख कब तेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी वो भी मुझे पता है। और ओरू को प्रपोज करने से पहले तूने मेरे कान में कितनी बार घिन घिन की थी वो सब मुझे याद है। ठीक है, ओरू के लिए तेरा लगाव कितना गहरा है ये मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन एक बात दिमाग में रख, तेरे स्नायु अभी कमजोर हैं। डॉक्टर ने नर्वस ब्रेकडाउन बताया है। थोड़ी याददाश्त भी धुंधली हुई है। मुझे लगता है तू सपना देख रहा था भाई। सपना? अरे नहीं, सपना नहीं था। ये देख, आज सुबह ज्यादा धूप निकलने से पहले मैं उस बालकनी में गया था। ये देख, ओरू के बालों की एक क्लिप मिली है मुझे। मल्हार ने क्लिप हाथ मिली और भौहें सिकोड़कर उसे उलट पलट कर देखा। फिर निर्झर को वापस देते हुए कहा, सुन, ये सब बातें अभी किसी और से शेयर मत करना। मुझे पहले मामला थोड़ा समझने दे, समझा? अच्छा, क्या आज रात मैं तेरे साथ रुकूं? नहीं, अगर ओरू फिर से आई तो? मेरा मन कह रहा है कि वो आएगी। अरे डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना? तू बल्कि कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। संभल कर रहना, मैं आज चलता हूं।
बागीचे वाले बंगले के विशाल गेट के सामने विकास बाबू चिड़चिड़े चेहरे के साथ टहल रहे थे। बंटी और सालू दूर से ही भद्रलोक के हाव-भाव देखकर समझ गए थे कि आज उनकी किस्मत में पक्का झाड़ खाना ही लिखा है। अगर ठीक बाहर निकलते वक्त ट्रक के सामने टायर न फटता तो आज उन्हें ये 1 घंटे की देर नहीं होती। आज उस बदमिजाज बूढ़े की बड़बड़ाहट भी नहीं सुननी पड़ती। क्या किया जाए, सब किस्मत का खेल है। राय चौधरी विला के गेट पर उन्हें देखकर विकास बाबू ने आज खास डांट फटकार नहीं की, बस गंभीर आवाज में कहा, सामान संभाल कर उतारो, बेसमेंट का ताला मैं खोल दूंगा, लेकिन बक्से नीचे ले जाने का काम तुम्हें ही करना होगा। देखो सर्दियों का वक्त है, अंधेरा हो गया है, संभल कर जो करना है करो। ट्रक से बंटी और सालू ने मिलकर 4 बेहद बड़े बड़े लकड़ी के बक्से उतारे। इससे पहले भी 1 हफ्ता पहले जब विकास बाबू और उनके बड़े भाई आकर घर में रहने लगे थे, तब भी यही दोनों 2 ट्रक भर सामान उतार चुके थे। कहना पड़ेगा दोनों भाई बेहद अमीर आदमी हैं। इतने दिनों से भूतिया घर बना पड़ा राय चौधरी विला अब शाही फर्नीचर से सजा सवरा है। विकास बाबू जैसे महंगे ड्रेसिंग गाउन शहर में पहले किसी को पहने नहीं देखा था, और सस्ती बीड़ी पीने वाले इन दोनों साथियों की नाक में पहले कभी इतनी मनमोहक महंगी सिगार की खुशबू नहीं आई थी। विकास बाबू हाथ में टॉर्च लिए बगीचे के बीच से गुजरती कंकड़ बिछी सड़क पर चल रहे थे। बंटी और सालू एक भारी बक्सा दोनों मिलकर उठाए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वैसे तो शाम ढलने के बाद वे इस तरफ आते ही नहीं, मगर पैसे ज्यादा मिलने वाले थे इसलिए आना पड़ा। जैसे ही विकास बाबू ने बेसमेंट का दरवाजा खोला, एक सड़ा हुआ, गले तक उल्टी ला देने वाला बदबूदार हवा का झोंका बाहर आया। घृणा से बंटी और सालू ने नाक मुंह सिकोड़ लिया। पहले भी वे यहां ऐसे ही कुछ बक्से उतार चुके थे। उस दिन भी कई दिनों बाद बंद कमरे को खोलते वक्त एक सीली बदबू निकली थी। उसके साथ चूहे, चमगादड़ वगैरह की दुर्गंध मिली हुई थी, लेकिन आज की बदबू कुछ और ही थी, एकदम घिनौनी। इस विशाल घर के भीतर एक पुरानी पीली बल्ब के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। उससे अंधेरा कम होने के बजाय भूतिया एहसास और गहरा हो गया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस कमरे में कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे किसी अंधेरे कोने से कोई लगातार घूर रहा हो, और वो नजर किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। बंटी और सालू झटपट बक्सा फर्श पर रखकर जल्दी से बाहर निकल गए बाकी बक्से लाने के लिए। कुल 4 भारी बक्से ट्रक से उतारकर बेसमेंट तक लाते लाते इस ठंडी हवा में भी उन्हें पसीना आ गया। पैसे देने के बाद विकास बाबू हाथ में टॉर्च लिए उन्हें गेट तक छोड़ने आए। बंटी ने अचानक पूछ लिया, अरे साहब, इतना बड़ा सुनसान घर है, रात को यहां अकेले रहने में डर नहीं लगता? डर किस बात का? दादा है ना, विकास बाबू ने कहा। आपके दादा शायद बाहर कम निकलते हैं, है ना साहब? असल में विकास बाबू के बड़े भाई को उन दोनों में से किसी ने भी कभी देखा नहीं था। 1 हफ्ता पहले एक दिन दोपहर के वक्त विकास बाबू अकेले ही आए थे। ट्रक से लाया सारा सामान देखकर जैसे तैसे सब ड्राइंग रूम में ठूस कर रखने के बाद वे पुरानी एम्बेसडर लेकर शाम के वक्त अकेले ही निकल पड़े। इनके यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। रात काफी हो चुकी थी, कब लौटे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी रात गांव वाले घर से वे अपने दादा को साथ लेकर लौटे थे, ऐसी ही चर्चा थी, मगर वो बहुत रात का समय था। वे कब आए, कब फिर से ताला खोलकर अंदर दाखिल हुए, ये किसी ने नहीं देखा। अगली सुबह बंटी और सालू को फिर से बुलाया गया। ड्राइंग रूम से 2 अलमारियां ऊपर मंजिल पर ले जानी थी। कुछ और फर्नीचर इधर उधर करने का काम भी था। उस दिन जरा सी ठकठक होते ही विकास बाबू चिड़चिड़ा हो जा रहे थे। झुंझलाकर बोले, सुनो दादा, कल रात बहुत देर तक सफर करके आए हैं, अभी सो रहे हैं, इतना शोर नहीं चलेगा, संभल कर काम करो। आज विकास बाबू काफी प्रसन्न लग रहे थे। असल में दादा की तबीयत ठीक नहीं है। नए माहौल में आते ही उन्हें ठंड लग गई है। हाँ, पानी की समस्या भी है, इसलिए अब वे ज्यादातर घर में ही रहते हैं। आप एक बार हमारी नर्सिंग होम की अंजलि मैडम को कॉल करके जीजाजी का चेकअप करवा लीजिए ना सर, वो बहुत अच्छी हैं। बुजुर्ग लोग खुद नहीं आ पाते तो वो खुद घर आकर देख लेती हैं, एक्स्ट्रा विजिट चार्ज भी नहीं लेती सर। इतना कहकर सालू ने जीभ काट ली। इन लोगों को फिर से विजिट की चिंता, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयां मैं खुद ही मंगवा लेता हूं। सर, आपको कोई रसोइया चाहिए क्या? मेरा एक जाना पहचाना है सर, सविता अली, चाइनीज समेत सब बना लेती है, बात करके देखिए ना सर, बुला दूं? सालू ने शरारती मुस्कान के साथ बंटी की ओर देखा। पिछले कुछ महीनों से बंटी और सविता के बीच अच्छी पटरी कैठी हुई है, इसलिए सविता को नया काम दिलाने में बंटी की इतनी दिलचस्पी। वैसे भी कुछ ही दिनों में उनकी शादी विवाह है,
इस वक्त हाथ में पैसे चाहिए ही। लेकिन बंटी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए विकास बाबू बोले, नहीं, इस उम्र में अच्छे बुरे खाने का कोई दिन नहीं रहा। अकेला आदमी, 2 वक्त चावल या रोटी सब्जी, वही काफी है। ये सब मैं खुद ही बना लेता हूं। अकेला आदमी, ये 2 शब्द सुनकर उनके चेहरों पर जो हैरानी उभरी, उसे देखकर विकास बाबू ने आगे कहा, और दादा तो आजकल सूप, गला हुआ भात, इन्हीं चीजों पर हैं। ज्यादा कुछ खाते नहीं हैं, उनके लिए अलग से खाना बनाने की झंझट का क्या फायदा? काम के लिए नौकर रखने की भी जरूरत नहीं। फिर भी सर, बंटी ने आखिरी कोशिश की। इतना बड़ा घर है, इतना सारा कामकाज, कम से कम एक आदमी तो। विकास बाबू अचानक खड़े हो गए, स्थिर नजर से बंटी की तरफ देखते हुए बोले, तुमसे कहा था ना, इस घर में किसी काम वाले की जरूरत नहीं है। बंगाली भाषा समझते नहीं हो क्या? सॉरी सर। इसके बाद और कोई बात नहीं हुई। राय चौधरी विला की 4 दीवारी पार कर काफी आगे निकल आने के बाद ट्रक चलाते हुए बंटी झुंझलाए स्वर में बोला, साला कंजूस बूढ़ा। सबीदा तेरे ऊपर ही गुस्सा निकालेगी है ना? हाँ तो निकालेगी ही, बेटी बेटे तो झगड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। तू बता, इतना पैसा रिटायरमेंट में मिलने के बाद भी राजाओं जैसी हवेली खरीद ली, लेकिन घर में काम वाले रखने में इतनी कंजूसी, ये कोई बात हुई? जो हुआ अच्छा ही हुआ बॉस। शहर से इतनी दूर, इतना बड़ा घर, यहां भाभी का अकेले आना ठीक नहीं होता। क्यों, तूने कुछ गड़बड़ देखी क्या? अरे क्या बताऊं भाई, तू तो आधे अंधेरे में ध्यान ही नहीं दे पाया। बेसमेंट के दरवाजे के सामने मैंने क्या देखा जानता है? क्या? एक जोड़ी लेडीज चप्पल। म्यूजिक। पूरी बात में जैसे जहर घुला हो। जोरदार हंसी। फिर दोनों यार जोर जोर से हो करके हंस पड़े। म्यूजिक। नहीं सोएगा नहीं सोएगा कहते कहते कब निर्झर सो गया उसे खुद पता नहीं चला। गहरी रात में जब चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया, तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी, मानो तरल अंधकार। निर्झर ने सुना बरामदे की ओर वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हो रही है और कोई धीमी आवाज में फुसफुसाकर पुकार रहा है, डॉक्टर दासगुप्ता, मे आई कम? उस नाम से निर्झर को सिर्फ एक ही इंसान बुलाता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। निर्झर ने बदन से चादर हटाई, धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा। शरीर में तेज बुखार है। जितना हो सके बिना आवाज किए दरवाजे की कुंडी खोली। अरुणिमा सामने खड़ी है, बिना पलक झपकाए उसे देख रही है। पंख की तरह हल्के कदमों से जैसे हवा में तैरती हुई अरुणिमा कमरे के भीतर आई। उसने धीरे से निर्झर के गाल पर हाथ रखा। धीमी आवाज में बोली, तुझे तो बहुत तेज बुखार है रे निर्झर, थोड़ा रुक कर, मेरी बात छोड़। तू कहाँ है? निर्झर ने अरुणिमा की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, जैसे उसकी आंखों में बरसों की थकान जम गई हो। लेकिन कुछ तो गलत था। क्या गलत था निर्झर समझ नहीं पा रहा था, पर अरुणिमा में कुछ तो अजीब था। वही तो, कल बस कुछ मिनटों के लिए आई थी तेरे पास, तू जान ही नहीं पाया। आज भी तो आ गई, पर तुझे इतना बुखार क्यों है बता तू? तेरा शरीर भी तो ठीक नहीं है औरू, तू भी तो ठीक नहीं है। कितने दिनों से ठीक से खाया नहीं तूने। वे लोग तुझे बहुत कष्ट देते हैं ना? हाँ हाँ रे, बहुत कष्ट, बहुत भूख, बहुत प्यास, इसीलिए तो तेरे पास आई हूं। निर्झर के शरीर का तापमान जैसे एक झटके में बहुत बढ़ गया। अरुणिमा ने बाएं हाथ से उसकी टी-शर्ट कसकर पकड़ रखी थी। पेट के पास निर्झर उसकी पतली पतली उंगलियों का स्पर्श महसूस कर पा रहा था, और दाएं हाथ से निर्झर के सिर के पीछे के बालों का गुच्छा पकड़कर अरुणिमा ने उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब खींच लिया। किसी शिकारी सांप की तरह वो उसकी गर्दन चाट रही थी। निर्झर का पूरा शरीर सिहर उठा, और तभी उसे समझ आया कि गड़बड़ कहाँ है। अरुणिमा जब उसके सामने खड़ी होती थी तो उसकी ऊंचाई निर्झर के सीने तक होती थी, लेकिन अभी उसकी आंखें और निर्झर की आंखें बिल्कुल आमने सामने थीं। मतलब ओरू के पैर जमीन पर नहीं थे। हाँ, अभी भी नहीं है। ओरू का शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर हल्के बादल की तरह शून्य में तैर रहा था। अब एक पल की भी देरी किए बिना निर्झर ने अरुणिमा को धक्का देकर हटा दिया। एक घायल बाघिन की तरह अरुणिमा के गले से दबी हुई गुर्राहट निकली। उसकी दोनों आंखें अंगारे की तरह जल उठी। होठों के किनारे से बहती झाग और लार को चाटते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, डॉक्टर दासगुप्ता, बहुत डर लग रहा है ना? बहुत डर रहे हैं आप? मेरी ही गलती है। कभी आपकी हड्डियों में हिम्मत की एक बूंद भी नहीं थी। खुद को मर्द कहते शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? तू चली जा, तू यहां से चली जा औरू, चली जा, चली जा। अपनी आंखें पूरी ताकत से बंद करके निर्झर चिल्ला उठा। गुस्से में अरुणिमा के पैर हवा में और ऊपर उठ गए। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने दोनों हाथों से निर्झर के सीने पर जोरदार धक्का दिया। निर्झर का बुखार से तपा हुआ कमजोर शरीर उछलकर दूर जा गिरा।
सिर के पीछे बिस्तर का एक कोना जोर से लगा, फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, गहरा अंधेरा। क्या उसे अस्थमा की समस्या थी? निर्झर का ब्लड प्रेशर चेक करते हुए डॉक्टर अंजलि सेन ने पूछा। नहीं नहीं, वैसा तो कभी नहीं हुआ, माला ने कहा। पिछले कुछ दिनों में उनकी उम्र जैसे अचानक 10 साल बढ़ गई थी। प्रेशर थोड़ा लो है, ऐसा हो सकता है। दरअसल मुझे जो लग रहा है, लो प्रेशर की वजह से ही कल बिस्तर से उतरते समय अचानक उसे चक्कर आ गया होगा। अंजलि ने निर्झर की ओर देखा। निर्झर के सिर पर अब पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा और आंखें पीली पड़ी थीं। आज सुबह जब उसके पिता उसे जगाने आए तो उन्होंने उसे कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ा पाया था, साथ ही सिर के पीछे बिस्तर के आंख के कोने और चादर पर खून के धब्बे। घबराकर अपनी पत्नी को आवाज देते हैं भद्रलोक। फिर दोनों मिलकर बेटे को बिस्तर पर लेटाकर उसके मुंह और आंखों पर पानी के छींटे मारने लगते हैं और बार बार बेटे का नाम लेकर उसे पुकारते हैं। कुछ देर बाद निर्झर आंखें खोलता तो है, पर फिर से उसी रात की तरह हक्का बक्का होकर ताकता रहता है, किसी बात का जवाब नहीं दे पाता। बादल बाबू अब एक पल की भी देरी किए बिना मोहल्ले के एम्बुलेंस नंबर पर कॉल करते हैं और निर्झर के सिर पर डेटॉल में भीगा रुमाल लपेटकर उसे एम्बुलेंस में चढ़ाकर सीधे सनराइज नर्सिंग होम आ जाते हैं। फिलहाल वो डॉक्टर अंजलि की देखरेख में है। एक चिकित्सक के रूप में उन प्रौढ़ और शालीन महिला की काफी साख है। करीब 5 साल पहले बादल बाबू की मां की अंतिम बीमारी में उन्होंने जी जान से इलाज किया था। तभी से दासगुप्ता परिवार उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। अच्छा निर्झर, क्या तुम्हें रात में खांसी होती है? मतलब समझो, गले में कफ नहीं है, बस सूखी खांसी। निर्झर ने कमजोरी से सिर हिलाया। नहीं, नहीं होती। सीने में दर्द या हाथ पैर के जोड़ों और कमर में दर्द होता है? नहीं होता। पेशाब के वक्त कोई समस्या या नाक से कभी कभी अचानक 2-4 बूंद खून गिरना, ऐसा कुछ कभी फेस किया है? नहीं तो। निर्झर की आवाज में थकान थी। ठीक है, तुम्हें अभी कुछ दिन हमारे पास रहना होगा, समझे बेटा? हम कुछ टेस्ट करेंगे, फिर तुम्हारी मेडिकेशन तय होते ही तुम्हें छुट्टी दे देंगे, ठीक है? सिस्टर, आप इसे मेल वार्ड में ले जाइए। तुम तब तक थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से जरा बात कर लूं, ठीक है? निर्झर के सिस्टर के साथ डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलने के बाद अंजलि ने प्रिस्क्रिप्शन पैड पर खटाखट कुछ टेस्ट लिखे, फिर उसे दासगुप्ता दंपत्ति की ओर बढ़ा दिया। प्रिस्क्रिप्शन को बुदबुदाते हुए पढ़ते हुए बादल बाबू बोले, चेस्ट एक्सरे, बोन मैरो टेस्ट, वाइट काउंट। क्या आपको कोई शक है डॉक्टर? चश्मे को नाक पर ठीक करते हुए अंजलि ने गंभीर आवाज में कहा। देखिए मिस्टर दासगुप्ता, ल्यूकेमिया आमतौर पर कम उम्र में ही पकड़ में आ जाता है, लेकिन दुर्लभ मामले तो होते ही हैं। पहले टेस्ट हो जाने दीजिए, वरना पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। होंठों पर रुमाल रखे माला दासगुप्ता सुबह उठी। अंजलि ने उनकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, देखिए मैं जानती हूँ ऐसी बातें सुनकर माँ के दिल पर क्या बीतती है, फिर भी मैं कहूँगी कि भरोसा मत हारिए। इलाज अब बहुत उन्नत हो गया है, पहले टेस्ट होने दें। आप बस प्रार्थना करें कि हमें कुछ गंभीर ना मिले। शाम को विजिटिंग आवर्स में माता पिता के मिलकर चले जाने के बाद से इस छोटे से केबिन में निर्झर का समय कट ही नहीं रहा था। सारा दोपहर वो सोता रहा, इसलिए अब नींद भी नहीं आ रही थी। नर्सिंग होम में फ़ोन की अनुमति नहीं है, इसलिए किसी से बात करने, नई पीडीएफ किताब डाउनलोड कर पढ़ने या गाने सुनने का भी कोई उपाय नहीं था। सोने से पहले आंखों में रोशनी लग रही थी, इसलिए उसने खिड़की का पर्दा खींच दिया था। सूरज ढलने के बाद उसने पर्दा खोला, लेकिन इधर देखने को कुछ खास नहीं था। बाहर नर्सिंग होम की ज़मीन थी, जहां नई बिल्डिंग की नींव खोदी जा रही थी। फिर एक दीवार और कुछ खाली पड़ी ज़मीन के पार दामोदर नदी बह रही थी। ये नर्सिंग होम शहर के किनारे पर बिल्कुल दामोदर के सटकर बना था, इसलिए शाम के बाद सड़क पर लोगों का शोर नहीं सुनाई देता, बस झींगुरों की लगातार झंकार सुनाई देती थी। रात 8 बजे डिनर का समय हुआ। सुबह वाली नर्स एक प्लेट में 4 रोटियां और अंडे का शोरबा दे गई। कह गई कि और चाहिए तो मांग लेना, पर वो और क्या मांगता। वो 1.5 रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं पाया। मुंह का स्वाद इतना कड़वा हो गया था जैसे खाने में कोई स्वाद ही ना हो। एक रोटी किसी तरह निगलकर निर्झर ने पानी पिया, फिर कोशिश की कि थोड़ा और खा ले, पर जैसे ही दूसरी रोटी तोड़कर खाना शुरू किया, उसका जी बुरी तरह मिचलाने लगा। निर्झर ने खाना छोड़ दिया और वॉशरूम जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर लेट गया। फिर चादर को छाती तक खींच लिया। नर्स आकर इतना कम खाने के लिए बुदबुदाते हुए प्लेट ले गई। कह गई कि बिस्तर के पास ही कॉलिंग बेल का स्विच है, रात में कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। फ़ोन न होने पर भी दोपहर को पिता ने एक किताब ला दी थी। पिता उसकी इन छोटी छोटी बातों को बहुत समझते हैं। शाम को मन अच्छा नहीं था, लेकिन अब निर्झर किताब को उलट पलट कर देखने लगा।
बुद्धदेव गुहा की रिजुदा सीरीज का चौथा खंड। रिजुदा ने शादी क्यों नहीं की, इस सवाल ने एक समय निर्झर और उसके दोस्तों को बहुत परेशान किया था। अरुणिमा ने मुंह बिचका कर कहा था, जासूस ऐसे ही होते हैं, अपने काम में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरी तरफ देखने का समय ही नहीं मिलता। सिर्फ तेरे रिजुदा क्यों? उधर फेलूदा, काका बाबू, किसी ने शादी की है? तू बता। नहीं की? ये डिटेक्टिव यात्रा ही बिल्कुल होपलेस है। उस दिन निर्झर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया था। उसकी ओर से मल्हार ने कहा था, सुन अरु, पहली बात तो ये कि दुनिया के हर जासूस का जीवन प्रेमहीन नहीं होता। व्योमकेश ने तो सत्यवती के साथ बाकायदा लव मैरिज की है। और दूसरी बात, रिजुदा के शादी न करने का एक अलग कारण है, समझे? तुम लोग क्या जानो? तुम लोगों ने रिजुदा समग्र के बाहर तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या है, बताना क्या है? निर्झर और अरुणिमा ने एक साथ पूछा था। जैसे खुद ही कोई जटिल थ्रिलर केस सुलझा लिया हो, ऐसे रौब दिखाते हुए मल्हार ने कहा था, सुन, रिजुदा का कभी नैना नाम की लड़की पर जबरदस्त क्रश था। उस लड़की के घरवालों की आपत्ति के कारण रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए रिजुदा ने अभिमान में आकर जिंदगी भर शादी नहीं की। मैंने बुद्धदेव गुहा की किताब हलुद बसंत यानी पीला बसंत में पढ़ा है। उसी में रिजुदा के इस पुराने इतिहास की सारी डिटेल है, समझे? रिजुदा सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, वफादारी के मामले में भी बेहतरीन है। बिना किसी बात के अचानक निर्झर के सर पर एक चपत मारकर अरुणिमा ने कहा था, इससे कुछ सीख। तेरा आइडल रिजुदा भी कितना रोमांटिक था, और तू, तेरे अंदर तो रोमांस का र भी नहीं है। ये बातें याद आते ही निर्झर के गले के पास अचानक दर्द होने लगा। अच्छा, कल रात जो देखा था वो सच था या सपना? कल अगर मल्हार मेरे पास होता तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन अरु भी तो मेरे पास नहीं आती। क्या अरु आज फिर आएगी, या अरु मर चुकी है? क्या निर्झर अब अरु को कोई खत नहीं लिख पाएगा? किताब बंद करके बेड के पास वाला स्विच दबाकर निर्झर ने लाइट बंद कर दी। कमरे में अब नीले नाइट लैंप की मायावी रोशनी के सिवा और कोई रोशनी नहीं थी। कमरे में कोई नहीं था। फिर वो तकिए में मुंह छिपाकर फुसफुसाने लगा, उरू, ओ उरू, क्या तू आज नहीं आएगी? उरू, यकीन कर, कल मैं तुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था रे। उरू, अचानक अचानक पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। यकीन कर ओरू। ओरू, आई एम सॉरी, सॉरी, रियली सॉरी ओरू, प्लीज तू यूं रूठी मत रहे। ओरू, ओरू प्लीज, प्लीज ओरू। इस तरह कितना वक्त बीता, निर्झर को इसका एहसास नहीं रहा। वो जाग रहा था या सो गया था, ये वो खुद भी नहीं जानता था। अचानक एक आवाज से वो सचेत हो उठा। खिड़की के कांच पर कोई धीरे से दस्तक दे रहा था। वही आवाज फिर से। निर्झर के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये खिड़की तीसरी मंजिल पर है। यहाँ खिड़की के बाहर खड़े होने के लिए फायर ब्रिगेड की सीढ़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। निर्झर ने बस फुसफुसा कर पूछा, ओरू, क्या तू आई है? खिड़की के बाहर की आवाज थम गई। कोई जवाब नहीं आया। ओरू, बात करना प्लीज। ओरू, ओरू, अब और नाराज मत रहे। तू इतनी निष्ठुर क्यों है? ओरू, ओरू। निर्झर की आंखों के कोने भीगने लगे थे, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। निर्झर ने धीरे से सिर उठाकर खिड़की की ओर देखा। नहीं, बाहर कोई नहीं है, या शायद हो भी सकता है। कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि धुंधली चांदनी में खिड़की के बाहर घने और ठंडे कोहरे की एक परत जम गई थी। वो कोहरा धीरे धीरे कांप रहा था। नहीं, सिर्फ हवा के झोंकों से नहीं, जैसे उसके भीतर अपनी कोई जान हो जो इंसानी समझ से परे हो। जीवन और मृत्यु के द्वैत को नकारने वाली कोई अजीब सी चेतना उस कांपती हुई कोहरे की लहरों के बीच मौजूद थी। ओरू, मेरे पास आ, मेरे पास आ ओरू, 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 मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं कह रहा हूं। सुन, सुन तो सही। अब तुझे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। सॉरी, 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 प्लीज, 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 तू एक बार, बस एक बार मेरे पास आ। इस बार अचानक निर्झर ने महसूस किया, बंद खिड़की के दो पल्लों के बीच की संकरी दरार से सनसनाती हुई बर्फीली ठंडी हवा कमरे के भीतर घुस रही है, और उसी के साथ अंदर आ रही है वो सफेद जीवित कोहरे की लहर। निर्झर के रोंगटे खड़े हो गए, पर यह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं था। एक अजीब सी सुखद अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। निर्झर ने आंखें मूंद ली थीं, फिर भी अपनी छठी इंद्री से उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर एक और चेहरा झुका हुआ है। उसने धीरे से आंखें खोलीं। ओरू अपनी ठंडी पलकहीन आंखों से उसकी ओर देख रही थी। ओरू ने कुछ कहना चाहा, पर ओरू ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। ओरू उसके चित लेटे हुए शरीर के ऊपर लेटी थी,
ओरू की भारी जांघों का दबाव वो अपनी जांघों पर महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर ओरू की सांसें टकरा रही थीं। क्या कभी ओरू और वो इस तरह इतने करीब आए थे? शायद आए थे, पर ठीक इस तरह नहीं। देखा जाए तो निर्झर को और ज्यादा खुश होना चाहिए था। हाँ, उसे और भी ज्यादा उत्तेजित होना चाहिए था, पर उसके हाथ पैर इस तरह सुन्न क्यों पड़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ओरू की दोनों आंखें किसी विशाल भूखे अजगर की आंखें हों, जो अपने शिकार को धीरे धीरे लपेट लेता है और फिर बड़े इत्मीनान से शिकार का सिर अपने मुंह में डाल लेता है, फिर जिसे डेथ ग्रिप कहते हैं। जानता है? अरुणिमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी पतली तीखी नाखूनों वाली तर्जनी निर्झर के होठों से धीरे धीरे नीचे उतरकर उसकी हंसली की हड्डी पर आ टिकी। प्रोमिनेंस, निर्झर ने मदहोश आवाज में उत्तर दिया। एडम्स एप्पल वही निषिद्ध फल है जिसे ईव के उकसाने पर एडम ने खा लिया था और फिर उन्हें ईडन छोड़कर जाना पड़ा था। जानती नहीं? निर्झर, ओ निर्झर, तू मेरे साथ चलेगा? कहाँ ले जाएगी मुझे? जहां मैं और तू साथ रहेंगे। मैं और तू, हम किसी से नहीं डरेंगे। बोल, चलेगा मेरे साथ? अरुणिमा ने सांप की फुफकार जैसी आवाज में पूछा। चलेगा? जाऊंगा। तू जहां ले जाएगी मैं वहीं जाऊंगा। बात करते करते निर्झर के गले से तीव्र आनंद की सिसकारी निकलने लगी, क्योंकि अरुणिमा अब उसके गले पर झुककर उसकी हंसली की हड्डी को धीरे धीरे चाट रही थी। एक कलाकार की तरह अरुणिमा की जीभ निर्झर के शरीर पर खेल रही थी। अरुणिमा ने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों से निर्झर के दोनों हाथों को कसकर जकड़ लिया। निर्झर के पैर थरथर कांप रहे थे। इतना सुख, इतना सुख, इतना, आखिर कहाँ था? कहाँ था ये सब? अरुणिमा ने सिर उठाया। निर्झर ने देखा कि किसी शिकारी सांप की तरह अरुणिमा अपने होठों के कोने से टपकती लार चाट रही है। निर्झर ने साफ देखा कि उसके होठों के बीच से जो दो दांत दिख रहे हैं वे आम इंसानों की तुलना में बहुत बड़े और नुकीले हैं, लेकिन आज उसे रत्ती भर भी डर नहीं लगा। फिर गोखले सांप के प्रहार की तरह अरुणिमा ने बिजली की गति से वे दोनों दांत निर्झर के गले की धड़कती नस में गड़ा दिए। असह्य सुख से निर्झर का पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। फोकटेल ऑफ बंगाल किताब के टेक्स्ट में जाने से पहले तुम लोगों को एक दिलचस्प बात बताती हूं। क्या तुम्हें पता है कि इस किताब को अंग्रेजी में सबसे पहले रेवरेंड लाल बिहारी डे ने संकलित किया था? इसका एक बंगाली अनुवाद भी है, बेहद प्रसिद्ध अनुवाद। क्या किसी ने पढ़ा है? विभा 11वीं के बैच को अंग्रेजी पढ़ाने मल्हार के घर आई है। मल्हार के घर के भूतल के बड़े कमरे में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं की भीड़ बैठी है। मल्हार भी एक कोने में है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं है। आज सुबह ही निर्झर की मौत की खबर आई है। मल्हार आज स्कूल नहीं गया। माता पिता ने भी जोर नहीं दिया। दोपहर को कमरे का दरवाजा बंद कर वो तकिए में मुंह छिपाकर रोया है। उसका सबसे अच्छा दोस्त इस तरह अचानक चला जाएगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हफ्ते में एक दिन विभादी उनके घर पढ़ाने आती हैं। घर पर होते हुए न जाना बुरा लगता, इसलिए वो आकर बैठ गया। लेकिन विभादी की कोई भी बात उसके कानों में नहीं जा रही। वो चुपचाप एक कोने में सिर झुकाए बैठा आसमान पाताल की सोच रहा है। निर्झर को क्या हुआ था? डॉक्टर ने कहा है अनीमिया, लेकिन क्या अनीमिया से कोई इतनी जल्दी चला जाता है? किताब का बंगाली अनुवाद लीला मजूमदार ने किया है। घोसली वाइफ कहानी का उनके अनुवाद में नाम है शाख चुन्नी की कहानी। लाल बिहारी ने इन कहानियों को क्यों संकलित किया, इसके पीछे उन्होंने एक छोटा सा इतिहास लिखा है। कैप्टन आरसी पेम्पिल ने लाल बिहारी से कहा था कि इस देश की दादी नानियां शाम को बच्चों को जो लोक कथाएं सुनाती हैं, उनका एक मुद्रित संकलन मिल जाए तो अच्छा हो। पश्चिमी देशों में भी तब मौखिक परंपरा से चली आ रही लोक कथाओं को संग्रह, संपादन और छपाई का काम जोरों पर था। ग्रिम भाइयों की कहानियों का संकलन उस समय काफी नाम कमा चुका था। लाल बिहारी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस देश की कहानियों को संकलित करने का काम शुरू किया। बचपन में वे अपने गांव की एक बुढ़िया से रोज शाम को कहानियां सुना करते थे, जिनका नाम शंभू की मां था। लेकिन वे तो कब की स्वर्ग सिधार चुकी थीं, इसलिए वे फिर से कहानियों की खोज में निकले। हिंदू परिवार में पली बढ़ी एक ईसाई महिला से उन्हें करीब 10 कहानियां मिली। बाकी उन्होंने ब्राह्मण, नौकर और नाई जैसे विभिन्न पेशों से जुड़े बुजुर्गों से इकट्ठा की। इन्हीं कहानियों से बनी ये किताब फोक टेल्स ऑफ बंगाल। अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, दादी नानियों की ये कहानी सुनाने वाली संस्कृति तो न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार होने की वजह से लगभग ढह गई है ना? तो क्या तुम्हें लगता है कि बंगाल में कहानी कहने सुनने का दौर खत्म हो गया है? विभा ने पूछा।
छात्रों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। विभादी सही तो कह रही थीं। उनमें से अधिकांश के पास बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनने की वैसी कोई खास याद नहीं थी। नहीं, स्थिति इतनी भी खराब नहीं हुई है। शायद आजकल के बच्चों को बुजुर्गों के पास बैठकर कहानियां सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन रेडियो और यूट्यूब पर क्या नित नई कहानियां नहीं आ रही हैं? और गौर करना, इनमें से ज़्यादातर कहानियां भूतों की होती हैं, है ना? खैर, अब हम अपने सिलेबस की कहानी शुरू करते हैं। द घोस्टली वाइफ, यानी शाक चुन्नी की कहानी। क्या है इस कहानी में? एक ब्राह्मण परिवार की बहू रात को तालाब के किनारे पानी भरने गई थी। उसी समय एक शाक चुन्नी से उसकी टक्कर हो गई। गुस्से में शाक चुन्नी ने क्या किया, उस बहू का गला पकड़कर उसे एक शेवड़ा यानी शेवरा के पेड़ के खोखल में छिपा दिया। वो बहू डर के मारे अधमरी होकर वहीं पड़ी रही। किसी को उसका सुराग नहीं मिला। विभा दी, क्या अरुणिमा को भी किसी ने ऐसे ही पकड़ रखा है? हमारी समझ के बाहर भी तो बहुत कुछ होता है जिसे विज्ञान नहीं पकड़ पाता। अचानक सुरभोगी ने सवाल किया। मल्हार ने सिर उठाकर देखा। दुनिया अगर इतनी आसान होती, अगर सच में कुछ अलौकिक होता, तो शायद अरुणिमा को वापस पाना बहुत आसान होता रहे। लेकिन हमारे समाज में अगर कोई लड़की एक बार अंधेरे की दुनिया में खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत बहुत कठिन है। और अगर वो मिल भी जाए तो क्या उसे अपने घर, परिवार और समाज में वही पुरानी जगह वापस मिलती है? नहीं मिलती। अच्छा सुनो, तुम लड़कियों ने घर पर बोल दिया है ना कि 8:30 बजे गार्जियन लेने आ जाएं। मैं किसी को अकेले नहीं छोड़ूंगी, दोस्तों के साथ भी नहीं, याद रहे। मल्हार ने फिर से सिर झुका लिया और अपने विचारों में खो गया। काश उसने परसों रात निर्झर की बात ना मानी होती और उसके साथ रुक गया होता, तो शायद वो लड़का अचानक गिरकर सिर के पीछे चोट न खा बैठता। क्या पता, शायद किसी इंटरनल हैमरेज की वजह से ही वो। विभा पढ़ाती रहीं। द फॉन्डली हाउस होल्ड मदर ornaments of a string of life of a kind called शाक चुन्नी। 8:30 बजे छुट्टी हुई। जब तक लड़कियों के अभिभावक उन्हें लेने नहीं आए, विभा दरवाजे पर खड़ी रही। फिर कंधे पर साइड बैग लटकाकर जब वो चप्पल पहन रही थी, मल्हार ने कहा, विभा दी, चलिए मैं आपको थोड़ा आगे छोड़ाता हूं। जा, घर जा, मैं चली जाऊंगी। बहुत बड़ा हो गया है ना तू, विभा ने भौहे से कोड़कर कहा। ठीक इसी समय सीढ़ियों से एक गंभीर पुरुष आवाज गूंजी। विभा, छात्राओं के लिए जो नियम है वो दीदीमणि के लिए भी वही होना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मल्हार चौंक कर पीछे मुड़ा। अरे, ये तो तथागत है, उसका ममेरा भाई। आखिरकार इतने दिनों बाद उसे आने का समय मिला। मल्हार ने खुशी से कहा, अरे छोटू दा, तू कब आया? आए हुए काफी देर हो गई। तू पढ़ रहा था इसलिए बात नहीं की। सुन, मौसी और मौसा जी कह गए हैं कि हमारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा है, उन्हें लौटने में देर होगी। ठीक है, मैं फिर निकलता हूं, तू दरवाजा बंद कर दे। मल्हार के मोहल्ले से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तथागत और विभा की उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। विभा ने धीमी आवाज में कहा, तुम ऐसे समय पर आए हो जब शहर का माहौल बहुत सहमा हुआ है। शाम के बाद तो दूर, दिन में भी लोग लड़कियों को अकेले छोड़ने से डर रहे हैं। उधर निर्झर, वो कितना ब्राइट स्टूडेंट था। हाँ, मौसी तो कहकर गई थी कि मल्हार पर थोड़ी नजर रखना। आखिर मेसो के ऑफिस के बॉस के बेटे की शादी में शामिल हुए बिना कोई चारा नहीं था, वरना वे आज किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलते। लड़का तो अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ है। सामने से सख्त दिख रहा है, मगर अंदर ही अंदर वो कितना टूट रहा है, इसका अंदाजा मैं लगा सकती हूँ। फिर बताओ, तुम्हारी क्या खबर है? मेरी और क्या खबर होगी, बोलो। दिन कट रहे हैं ट्यूशन पढ़ाकर और छोटे मोटे काम करके। अगर कोलकाता में कोई काम मिल जाता तो घरवालों की तमाम आपत्तियों के बावजूद मैं और यहां नहीं रुकता। सीधा बोरिया बिस्तर समेटकर तुम्हारे पास चला आता। देखा जाए कब क्या होता है। तथागत ने और कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से विभा का हाथ दबाया। विभा लड़की बहुत अच्छी है, वरना इतने दिनों तक उसके जैसे एक उभरते हुए कलाकार के साथ रिश्ता बनाए रखना आसान नहीं था। मैगजीन इलिस्ट्रेटर के काम से तथागत को कितना ही वेतन मिलता है। कोलकाता में रहने खाने का खर्च बस निकल जाता है। हालांकि कुछ महीनों से उसने एक नया काम पकड़ा है, विभिन्न ऑडियो स्टोरी चैनलों के लिए थंबनेल बनाने का काम। उससे कुछ अतिरिक्त लक्ष्मी का लाभ तो हो रहा है। देखा जाए वो अपनी घर की लक्ष्मी को कब घर लेकर आ पाता है। तथागत ने एक बार तिरछी नजरों से विभा के चेहरे की ओर देखा। क्या विभा आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है, या ये चांदनी रात की माया है, या उसके मन का भ्रम, कौन जाने। सनराइज नर्सिंग होम की निर्माणाधीन इमारत के मजदूर दिन भर काम खत्म करके शाम को जब लौट जाते हैं, तब रात गहराने पर अक्सर बंटी, सालू और अभिजीत तीनों दोस्तों की महफिल जमती है।
अभिजीत इसी सनराइज नर्सिंग होम का वार्ड बॉय है। जिस दिन उसकी नाइट ड्यूटी नहीं होती, उस रात वो फ़ोन करके अपने दोनों यारों को बुला लेता है। बंटी और सालू बाइक से आते हैं, फिर मज़े से कंपाउंड की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुस जाते हैं और बिल्ली के पैरों की तरह दबे पांव सरसराते हुए नवनिर्मित बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के एक केबिन में समा जाते हैं। फिर जेब में जैसा बजट रहता है, उसी के अनुसार देसी शराब के साथ कभी चिकन पकौड़ा, कभी मूंगफली और भुजिया, और कुछ ना मिले तो सिर्फ हरी मिर्च के साथ महफिल जमती है। अभिजीत उनमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है। काफ़ी मेहनत करके उसने 12वीं पास की है, इसीलिए ये वार्ड बॉय की नौकरी जुटा पाया है। इसलिए बातें भी वही सबसे ज़्यादा बघारता है। बाकी लोग बीच बीच में तड़का लगाते हैं। हालांकि अभिजीत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर गप मारता है तो उसे गालियां भी खानी पड़ती हैं। आज अभिजीत अलग ही मूड में है। बीड़ी का एक लंबा कश खींचकर वो कह रहा है, अरे भाई, ये तो पूरा अचरज वाला मामला है साला। जानते हो, हमारी अंजलि मैडम इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, अरे वो भी समझ नहीं पाई कि केस क्या हुआ। क्या केस रे, क्या केस? नई कहानी की उम्मीद में बंटी और सालू उत्सुक होकर सवाल करते हैं। अरे सुबह तो मैं तीसरी मंजिल का कॉरिडोर साफ कर रहा था, तभी वो जो सेक्सी वाली नर्स है ना, वो दीपान्विता, उसकी नाइट ड्यूटी खत्म हुई थी और वो घर जा रही थी। तो घर जाने से पहले वो एक बार उस नए भर्ती हुए लड़के के केबिन में झांकने गई कि सब ठीक है या नहीं, और दरवाजा थोड़ा सा खुलते ही साला चिल्ला उठी। अरे मैं तो समझ गया था कि केस में कुछ गड़बड़ है, इसलिए बिना देरी किए विदित सर को बुला लाया। साला वो तो मंजर देखकर खुद सफेद पड़ गए कि आखिर दरवाजा तो खुला ही था। जानते हो मैंने क्या देखा? वो लड़का पूरा अकड़कर चित पड़ा था बिस्तर पर, आंखें पूरी तरह खुली हुई और फटी फटी नजरों से ऊपर की ओर देख रहा था। और क्या बताऊं भाई, लड़का वैसे ही गोरा था, लेकिन शरीर ऐसा सफेद पड़ गया था जैसे किसी ने ब्लॉटिंग पेपर से उसके पूरे शरीर का खून सोख लिया हो। क्या बात कर रहा है भाई? फिर? अरे फिर क्या, विदित सर ने थोड़ा खुद को संभाला, स्टेथोस्कोप लगाकर देखा, नब्ज जांची और फिर सिर हिलाकर चुक चुक की आवाज करते हुए बोले कि पेशेंट तो 2-3 घंटे पहले ही एक्सपायर कर चुका है। इसी बीच अंजलि मैडम भी वहां पहुंच गईं। कुछ गड़बड़ है ये भापते ही उन्होंने केबिन में घुसकर खटाक से दरवाजा बंद कर लिया। मैं तो बाहर खड़ा सब सुन पा रहा था। विदित सर कह रहे थे, मैडम, मौत तो हार्ट अटैक से ही हुई है, लेकिन चाहे अक्यूट एनीमिया हो या ल्यूकीमिया, एक रात में हालत इतनी खराब कैसे हुई कि लड़का मर ही गया? कितना ब्राइट स्टूडेंट था। वही तो मैं सोच रहा हूं विदित, जब तक कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। अच्छा, उसके शर्ट के कॉलर के पास क्या ये खून का धब्बा नहीं लग रहा? जरा देखने दो तो। ओह, ये क्या देखा? ठीक गर्दन के पास 2 छोटे छोटे बारीक छेद। सिर की बैंडेज तो ठीक है, लेकिन गर्दन के ये जख्म आए कहां से? लग रहा है जैसे कोई कील चुभाई गई हो। कल तो ये नहीं थे। लेकिन मैडम, शरीर से जितना ब्लड लॉस हुआ है, अगर वो इन छेदों से बाहर निकलता तो पूरा बिस्तर खून से नहा जाता है ना, पर वैसा तो हुआ नहीं। यही तो मैं सोच रही हूं। अच्छा दीपान्विता, तुम्हारी नाइट ड्यूटी थी कल, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं मैडम, असल में 204 नंबर केबिन वाले पेशेंट को अस्थमा अटैक आया था। बुजुर्ग आदमी थे, मैं ज्यादातर समय उन्हीं के पास थी। वैसे बीच में एक बार राउंड पर भी आई थी। हाँ, आई तो थी। असल में लड़का इतना शांत था, डिनर करने के बाद लाइट बंद करके सो गया था। मैंने आधे घंटे बाद फिर से दरवाज़ा खोलकर झांका था, देखा कि तकिए में सिर घुसाकर गहरी नींद में सो रहा है। अब मैं कैसे समझती मैडम कि रात भर में ये सब हो जाएगा? जाओ, रिसेप्शन पर खबर दो, लड़के के घर वालों को फ़ोन करने को कहो। पुलिस केस होगा, क्योंकि आखिरकार वो सिर फटने के एक्सीडेंट के बाद एडमिट हुआ था। पोस्टमार्टम से पहले उसके माँ बाप एक बार देख लें। उफ, इतना शांत और ब्राइट लड़का, कैसे क्या हो गया? मामला साफ नहीं हो रहा है। करीब घंटे भर के भीतर ही उस लड़के के माँ बाप आ गए, समझे? यार, ये लोग बड़े शरीफ होते हैं, हम लोगों की तरह भावनाओं को बहने नहीं देते, दबा कर रखते हैं, एकदम गंभीर। पर इकलौता बेटा ऐसे अचानक चला गया। बेचारे दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। साला मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। मोहल्ले के भी 2 लोग साथ आए थे, उन्होंने ही किसी तरह संभाला। फिर कागजी कार्रवाई शुरू हुई। तभी विदीप सर ने कहा कि बॉडी अभी फैमिली को नहीं दी जा सकती, पहले पोस्टमार्टम होगा। फिर क्या, मैं और बाबूलाल बॉडी को बेसमेंट के मुर्दा घर में रखा है। क्या बोलूं यार, साले उस लड़के की आंखें ऐसी खुली थीं जैसे मरा ही ना हो। लगा अभी उठ खड़ा होगा। सच कहूं, शुक्र है बाबूलाल साथ था, वरना उस लाश को लेकर मुर्दा घर में घुसने में मुझे भी अजीब सी घबराहट हो रही थी। और मैं जो 4 साल से मुर्दों को ही हैंडल कर रहा हूं। इबराई, तूने लड़के की गर्दन देखी थी? गर्दन? ओ हाँ, साला बताना ही भूल गया था। अंजलि मैडम ने उसकी गर्दन पर क्या देखा पता नहीं, पर उस बच्चे के गले पर 2 कील चुभने जैसे छोटे छोटे छेद के निशान थे। मुझे तो भाई कुछ नहीं दिखा। ताज्जुब की बात है ना?
अरे मरे हुए इंसान के घाव 1-1.5 घंटे में ऐसे थोड़ी ही भर सकते हैं। लोगों के जीते जी घाव भरने में हफ्तों लग जाते हैं, और ये तो साला मरकर भूत। बाटी और सालू ने डरते हुए एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। फिर सालू ने कांपती आवाज में पूछा, वही अभिजीत, तू शाम होने के बाद फिर से मुर्दा घर गया था क्या? लड़के की लाश सही जगह पर है ना? नहीं, नहीं है, वो देख तेरे पीछे खड़ा है, अभिजीत ने बड़ी सहजता से कह दिया। सालू मांगो हे भगवान चिल्लाकर उछल पड़ा। झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तब जाकर जान में जान आई। उसने झट से अपने गले की चेन से क्रॉस का लॉकेट निकाला और उसे माथे और सीने से लगाने लगा। अभिजीत तब तक खैंक खैंक करके हंसने लगा था। शांति के बच्चे, तुझे पता है केस कितना गड़बड़ है? पता नहीं बे, पर यह जान गया कि तू एक नंबर का डरपोक है। अभिजीत फिर से खिलखिला उठा। बांटी ने चिढ़कर कहा, सुन, जो नहीं जानता उस पर बेवकूफों की तरह मत हंस, ठीक है? नोसफेराडू किसे कहते हैं पता है? नहीं पता ना? हमने फादर से सुना है। नोसफेराडू एक तरह का पिशाच होता है, समझे? रात के अंधेरे में घूमता है और मौका मिलते ही जिंदा इंसान की गर्दन में दांत गड़ाकर खून पी जाता है, और जो इनके चंगुल में फंसकर मरता है वो मरने के बाद खुद भी नोसफेराडू बन जाता है। कुछ दिन पहले एक लड़की खो गई थी ना, इसी लड़के की दोस्त थी। देखना वो भी शायद। सुनो, मुझे अपनी इन फिल्मी कहानियों से डराने की कोशिश मत करो। फादर की बातों से तुम जैसे डरपोक डर सकते हैं, पर शर्मा किसी से नहीं डरता। तुम लोगों को डर लग रहा है तो घर जाओ, दरवाजा खिड़की बंद करो और रजाई ओढ़कर सो जाओ। आहा, छोटे बच्चे साले, भूत के नाम से ही पैंट गीली कर रहे हैं। बंटी और सालू गंभीर चेहरे के साथ उठ खड़े हुए। फिर बहुत सीरियस आवाज में बंटी बोला, ए सुन, तूने जो अभी कहा तो खुद भी वही कर भाई। क्वार्टर जा और अच्छे से दरवाजा खिड़की बंद करके सो जा। कोई बुलाए तो पहले देख लेना कि जान पहचान का है या नहीं। तब तक दरवाजा कुछ मत खोलना, समझा? और अभी कुछ दिन शाम होने के बाद थोड़ा संभल कर रहना। चल सालू, हम निकलते हैं, रात अच्छी नहीं है आज। अभिजीत हक्का बक्का होकर देखता रह गया। दो जबरदस्त बहादुर लड़के एक मामूली मुर्दे की कहानी सुनकर इस कदर डरकर भाग सकते हैं, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बंटी और सालू की बाइक की आवाज जैसे ही ओझल हुई, उसने जमीन पर थूक फेंका। फिर लड़खड़ाती आवाज में बोला, उस फादर की फालतू कहानियां सुनकर इन दोनों सालों का दिमाग एकदम सठिया गया है। मुझे डर दिखा रहे हैं, मैं जो रोज मुर्दों को चीरता काटता हूं। फिर डगमगाते कदमों से उठकर नर्सिंग होम की मेन बिल्डिंग की तरफ जाते हुए अभिजीत खुद से ही बड़बड़ाने लगा। उन दोनों छोकरों ने कहा ही है तो एक बार देख ही आता हूं, मुर्दा अपनी जगह ठीक ठाक है या नहीं। क्या कर लेगा मुर्दा, हैं? तड़ाक से उछलकर मेरी नली पकड़ लेगा। उससे पहले ही ऑटोप्सी वाले चाकू की धार से मुर्दे का पेट चीर दूंगा। देख ही आता हूं। रात 11:30 बजे के करीब जितना हो सके कम शोर करते हुए मल्हार रसोई में घुसा। उसके माँ बाप 9:30 बजे लौटे थे, बहुत थके हुए थे। उसने और छोटे भाई ने खाना खाया कि नहीं ये पूछकर कपड़े बदले और सो गए। छोटा भाई जब आता है तो मल्हार की बातें खत्म ही नहीं होती, लेकिन उसे सोता हुआ देख छोटे भाई ने भी उसे ज्यादा छेड़ा नहीं और चुपचाप एक मैगजीन पढ़ने में व्यस्त हो गया। कुछ देर बिना मतलब फोन चलाकर इंस्टा ये वो लाइक करते करते कब मल्हार की आंख लग गई थी पता नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले उसकी नींद खुली। अचानक देखा कि तथागत ने कमरे की लाइट बहुत पहले ही बुझा दी थी और उसके बगल में लेटा हुआ बेसुध सो रहा था। मल्हार कुछ देर जागा रहा, फोन चलाया, लेकिन उसके सिर की टीस कम नहीं हुई। इसलिए छोटे भाई को जगाए बिना सावधानी से कमरे का दरवाजा खोलकर मल्हार किचन में आया। एक कप कॉफी पिए बिना सिर का दर्द नहीं जाएगा। रसोई में एक छोटे स्टूल पर खिड़की की तरफ पीठ करके मल्हार कॉफी के कप में चुस्कियां ले रहा था, तभी किसी ने खिड़की के बाहर से आवाज दी। अनमने ढंग से मल्हार ने जवाब दिया, आजा, पूछने की क्या बात है? जवाब देने के साथ ही मल्हार के घुटने कांप उठे। ये किसकी आवाज सुनी उसने? निर्झर की। हाँ, निर्झर ही तो। निर्झर जब उनके घर आता था तो ठीक इसी तरह मल्हार के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पूछता था, भाई आऊं? मल्हार ने हमेशा जो जवाब दिया है, आज भी सहज प्रतिक्रिया में वही जवाब उसके मुंह से निकल गया। लेकिन निर्झर यहां कैसे आ सकता है? निर्झर तो... तभी मल्हार के कंधे पर उस जाने पहचाने हाथ का दबाव महसूस हुआ। मल्हार ने देखा, क्यों रे, डर लग रहा है? ग्रिल की झीरी से आती चांदनी में मल्हार ने साफ देखा कि निर्झर ही उसके सामने खड़ा है। उस लड़के का चेहरा काफी सफेद लग रहा था, मानो लंबे समय तक कुपोषण का शिकार होने के कारण उसकी त्वचा फीकी पड़ गई हो, लेकिन उसकी दोनों आंखें एक अद्भुत चमक के साथ जल रही थीं। उसने अस्पताल का सफेद पजामा और शर्ट पहन रखा था,
सिर के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब विचित्र मुस्कान थी। मल्हार के हाथ के कप से थोड़ी कॉफी फर्श पर छलक गई। ये सब क्या हो रहा है? वो तो कभी नशा नहीं करता, तो क्या मानसिक तनाव के कारण उसके नर्व ठीक से काम नहीं कर रहे? क्या वो मति भ्रम कर रहा है? मल्हार धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसके घुटने अब भी कांप रहे थे। गले की हड्डी उत्तेजना में ऊपर नीचे हो रही थी। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, निर्झर, मैं सपना देख रहा हूं ना? सपना नहीं रे, आंखें खोलने के बाद मुझे भी आसपास की दुनिया एक सपना ही लगी थी। जानता है, विज्ञान के तर्कों से जिसे खारिज कर दिया जाए वैसा सपना नहीं है ये, बल्कि एक कठोर वास्तविकता है। जब दोबारा थोड़ा और जी लेने का मौका मिला है तो भला उसे क्यों छोड़ूं? इसका मतलब क्या अरुणिमा भी तेरे साथ है? हाँ रे, अरु को छोड़कर क्या मैं रह सकता हूं बता? ये काफी अच्छी व्यवस्था है ना? अब हमें डर डर के नहीं चलना होगा। कौन कब देख लेगा ये सोचने की जरूरत नहीं। अब हम उम्र भर एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चल सकेंगे। लेकिन तू गलती कर रहा है निर्झर। तू या अरु, तुम लोग कभी सूरज की रोशनी में नहीं निकल पाओगे। क्या अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने जाकर खड़े हो सकोगे? तुम्हें तो अंधेरे का जीव बनकर खुद को छिपाकर चलना होगा। चलो वही सही, फिर भी वो और मैं साथ तो रह पाएंगे, है ना? सच तो ये है कि अरु जैसा प्यार मुझे और किसी ने नहीं किया, जानता है? तू क्या समझेगा, तेरे चाहने वालों की तो कभी कमी नहीं रही। स्कूल के फुटबॉल मैचों में जब तू मैदान में उतरता था तो सीनियर दीदियां तक आंखें फाड़कर सांसें रोककर इंतजार करती थी। कब तू सटाक से गेंद को लात मारकर गोल पोस्ट के बीच पहुंचाएगा और फिर अपनी जर्सी उतारकर लहराते हुए कूदने लगेगा। और मेरी तरफ किसने कब देखा बता? देखा था तो सिर्फ अरुणिमा ने। लेकिन इसलिए तू निर्झर, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। नहीं नहीं, मैं यकीनन सपना देख रहा हूं। तू असल में मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तू मेरे दिमाग के भीतर मौजूद एक अशरीरी मतिभ्रम है। तुझे पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। छू कर देख मुझे। फिस्ट बम करने के लिए निर्झर ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी। देख, तेरे सामने जो खड़ा है वो सपना है, मतिभ्रम है या फिर हकीकत? चेक कर ले मल्हार। मल्हार ने निर्झर के हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो बढ़ नहीं सका। उसका मुंह सूख गया। एक अजीब सा डर, एक बेचैनी उसके गले के भीतर घूमने लगी। और फिर बिल्कुल पहले की तरह अचानक एक छोटा सा घूंसा मल्हार के पेट पर पड़ा। उफ! मल्हार कुछ पीछे हट गया। हाँ, बिल्कुल, वो सपना नहीं देख रहा है और ना ही उसे मतिभ्रम हो रहा है। निर्झर उसके सामने ही खड़ा है, अपने मरकर भी न मरे हुए शरीर के साथ। मल्हार के घुटने फिर से कांपने लगे, लेकिन नहीं, अब उसे स्थिर रहना होगा। उसके सामने जो खड़ा है वो शायद कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन अब वो अंधेरे का जीव है। वो जब हंसता है तो उसके मुंह के दोनों तरफ के लंबे नुकीले दांत हल्के हल्के चमक उठते हैं। उसे घर के अंदर बुलाकर मल्हार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब उसे खुद को बचाना होगा बेडरूम में सोए हुए अपने भाई को और नीचे के कमरे में निश्चिंत सो रहे अपने माता पिता को। मल्हार धीरे धीरे खुद को स्थिर करने की कोशिश करने लगा। उसने बाएं हाथ से गैस ओवन रखने वाले सीमेंट के स्लैब को कसकर पकड़ लिया। इस किचन में कहाँ क्या रहता है वो काफी हद तक जानता है और बस वही उसका भरोसा है। बहुत सहज सुर में निर्झर बोला, अरे डर मत दोस्त, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहां तुझे चोट पहुंचाने आया भी नहीं हूं। मुझे बस तुझसे एक बात कहनी है। जब से मुझे अरु पर क्रश हुआ था, मैंने हर बात तुझसे शेयर की, लेकिन तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होकर भी अपना सीक्रेट मुझसे छिपा गया है ना? कैसा सीक्रेट? वही कि विभा दी की तरफ तू कैसे देखता है, क्या मैंने नोटिस नहीं किया सोचा तूने? कम ऑन यार, इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो वाकई बहुत खूबसूरत है। उसके प्यार में नहीं डूबेगा तो क्या करेगा? सुन, तू हमारे साथ आजा, समझा? विभा को कैसे साथ लाना है हम देख लेंगे। ये अंधेरी की दुनिया बहुत खूबसूरत है, जानता है? तुम्हारी इस सफेद काली दुनिया नियमों और बंदिशों के परे एक बार ट्राई करके तो देख। तू कह रहा है? अरे यार, तूने इतनी बार मेरी मदद की है, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। चांदनी में निर्झर के दांत फिर से चमक उठे। मल्हार ने कुछ बार थूक गटका और बोला, असल में बात ऐसी है कि किसी को बताया नहीं जा सकता रे। भाई के साथ उनका रिश्ता, ऊपर से वो कितनी सीनियर हैं। बोलते बोलते बायां हाथ अनमने ढंग से इधर उधर फेर रहा था मल्हार। अरे छोड़ ना, मैंने कहा ना, ये सब बेकार की रीतियां और बातें ढोंग हैं। तू मेरा दर्द समझ भाई, आखिर तू ही तो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। तू नहीं समझेगा? आ भाई, गले लग जा। मल्हार ने दाहिना हाथ निर्झर की ओर बढ़ा दिया। निर्झर 2 कदम आगे आया और तभी बिजली की गति से मात्र 30 सेकंड पहले हाथ में आए साबुत लहसुन को बाएं हाथ से उठाकर मल्हार ने निर्झर के गाल पर जोर से दबा दिया। निर्झर के गले से एक भयानक दबी हुई घरघराहट वाली आवाज निकली, मानो किसी ने उसकी खाल पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो।
तीव्र अविश्वास और क्रोध के साथ निर्झर ने मल्हार की ओर देखा। फिर कुछ ही सेकंड के भीतर उसका शरीर टूटकर बिखरने लगा। एक क्रोधित फुसफुसाहट वाली आवाज गूंजी और फिर जमे हुए कोहरे के एक सफेद लच्छे की तरह वो खिड़की की ग्रिल के बीच से तूफानी रफ्तार से बाहर निकल गया। मल्हार अब और उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सका और घुटनों के बल किचन के फर्श पर बैठ गया। फिर दाहिने हाथ से आंखों के कोनों में जमे आंसू पोंछते हुए मल्हार ने दृढ़ स्वर में कहा, निर्झर, तुझे इस अभिशाप से, इस अंधेरे से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। निर्झर, मैं वादा करता हूं, आज तक तुझे दिया हुआ कोई भी वादा मैंने नहीं तोड़ा है, ये वादा भी निभाऊंगा। देख लेना, पक्का प्रॉमिस। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैम्पायर शायद अन्य काल्पनिक पात्रों की तरह महज कवि की कल्पना है, लेकिन हम जो बुरी शक्तियों के बारे में केवल किताबों से नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से उनका सामना करके जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वैम्पायर कल्पना नहीं, वास्तविकता है। युवावस्था में हम फादर विलियम से शास्त्रों की शिक्षा लेते थे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने खुद हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में वैम्पायर का सामना किया था। उस अनुभव की बातें हमने कई बार सुनी हैं। हम जानते हैं कि वैम्पायर या नोस्फेराटू वास्तव में कितने सच हैं और कितने भयानक। फादर जॉनसन ने गंभीर स्वर में कहा। मल्हार ने तथागत को कल रात की घटना जितनी संभव हो सके विस्तार से बताई थी, बेशक वे हिस्से छोड़कर जिन्हें किसी भी तरह बताया नहीं जा सकता था। सुनते ही तथागत सुबह सुबह उसे लेकर शहर के छोटे से चर्च में फादर जॉनसन के पास चला आया। फिलहाल वे फादर जॉनसन के ऑफिस रूम में ही बैठे हैं। फादर की उम्र हो चुकी है, सिर के लगभग सारे बाल सफेद हैं, चेहरे पर गहरी प्रज्ञा और अनुभव की छाप है। वे मल्हार की हर बात ध्यान से सुन रहे हैं, बीच बीच में एक दो सवाल पूछकर ये भी जांच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। मल्हार ने सोचा भी नहीं था कि फादर उसकी बात को इतनी गंभीरता से लेंगे। मैं जानता था कि आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे, इसीलिए हम पड़ोसियों या पुलिस के पास नहीं गए, सीधे आपके पास इस चर्च में आए। सही किया। फादर जॉनसन सीधे होकर बैठे, फिर बोले, अच्छा, क्या तुम जानते हो कि वैम्पायरों की सीमाएं क्या हैं? वे किन किन चीजों से डरते हैं? जहां तक जानता हूं, क्रॉस, लहसुन और जंगली गुलाब की डाल। ये सब तो ब्राम स्टोकर के उपन्यास में मैंने बारीकी से पढ़ा है, इसलिए याद है। वैम्पायर पर लहसुन का असर कितना होता है, ये तो कल रात भाई ने खुद ही देख लिया है। मेरा एक सवाल है फादर, क्रूस वैम्पायरों के लिए इतना असह्य क्यों है? मतलब वे इससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वे हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के संपूर्ण विपरीत आदर्श और विपरीत आचरण के पक्षपाती हैं। ठीक से समझा नहीं फादर, कृपया विस्तार से बताएंगे? बताता हूं। प्रभु यीशु ने स्वेच्छा से मानव जाति के कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उनके इसी आत्म बलिदान का प्रतीक यह क्रूस है। यह क्रूस ईसाइयों के लिए अत्यंत पवित्र है। प्रभु ने स्वेच्छा और आनंद के साथ मृत्यु को गले लगाया था। अपने परम पिता की मंगलमय इच्छा से वे मृत्यु के 3 दिन बाद पुनर्जीवित हुए थे। अपने शिष्यों से भेंट और उपदेश देने के बाद वे दिव्य लोक परम पिता के सानिध्य में लौट गए। और ये नॉस्फेराटू, ये मृत्यु से डरते हैं, और मृत्यु से डरते हैं इसीलिए कृत्रिम उपायों से वे अपने पार्थिव शरीर को जब तक संभव हो अक्षय रखना चाहते हैं, दूसरों के रक्त के बदले। मानव जाति पर उनकी कृपा तो दूर, प्रेम तक नहीं है। हाँ, वे मृत्यु के बाद भी पुनर्जीवित होते हैं, लेकिन उनका वह दूसरा जीवन परमपिता की कृपा से प्राप्त पुनर्जीवन नहीं है। वह अभिशाप है, वह शैतान का दान है। इसी कारण स्वर्ग तो दूर, सूर्य की रोशनी वाली पृथ्वी तक में उनके लिए स्थान नहीं है। वे अंधेरे में छिपे रहते हैं, वे रात में विचरण करते हैं। अच्छा, क्या तुम लोगों ने ईसा जाग, यूकरिस्ट के बारे में सुना है? क्या तुम जानते हो इसका तात्पर्य? नाम सुना है फादर, लेकिन इस विषय में हम ठीक से नहीं जानते। आप हमें थोड़ा समझाकर कहिए प्लीज। लियोनार्डो दा विंची की द लास्ट सपर पेंटिंग तुम लोगों ने देखी है ना? विश्व प्रसिद्ध वह तस्वीर। मृत्यु से पहली रात को अपने 12 शिष्यों के साथ ईसा मसीह के अंतिम भोज की तस्वीर। इसी भोज के समय प्रभु ने रोटी और अंगूर का रस यानी वाइन वितरित किया था। उन्होंने कहा था कि ये रोटी उनके शरीर का प्रतीक है और ये रस उनके रक्त का प्रतीक है। समस्त मानव जाति के मंगल के लिए उन्होंने अपना देह मृत्यु को समर्पित किया, अपना रक्त बहाया। इसीलिए हम मसीह के मार्ग के अनुयायी विशेष अवसरों पर आज भी यूकरिस्ट समारोह का आयोजन करते हैं। परमेश्वर का दान, रोटी और दाख मधु यानी वाइन, हम उन्हें ही अर्पित करते हैं। वह मसीह के देह और रक्त में परिणत होता है। फिर उस पवित्र देह और रक्त को हम विश्वासी ग्रहण करते हैं, मसीह के साथ ऐक्य प्राप्त करने के लिए। इसी को ईसा जाग कहते हैं।
देखो, उस तस्वीर की ओर देखो। मल्हार और तथागत ने फादर के ऑफिस की दीवार पर टंगी एक विशाल तस्वीर की ओर देखा। प्रभु यीशु की तस्वीर। श्वेत शुभ्र वस्त्रों से उनका शरीर ढका था। उनके दाहिने हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा थी और बायां हाथ अपने सीने के पास था। यीशु के पवित्र हृदय से ज्योति की दो रेखाएं निकल रही थीं, एक रक्त जैसी लाल और एक श्वेत शुभ्र। पोलैंड की संत फॉस्टीना कोवाल्स्का ने यीशु के इस दिव्य रूप के दर्शन किए थे, जिसका नाम है डिवाइन मर्सी। उनकी आत्मकथा में इस रूप का तात्पर्य है। यीशु ने कहा है, द टू रेज डिनोट ब्लड एंड वाटर। द पेल रे स्टैंड्स फॉर वाटर विच मेक्स सोल्स राइचस। द रेड रे स्टैंड्स फॉर ब्लड विच इज द लाइफ ऑफ सोल्स। फादर ने श्रद्धापूर्वक अपने सीने पर क्रॉस का चिन्ह बनाया। मल्हार और तथागत ने भी हाथ जोड़कर प्रभु यीशु को नमन किया। उनकी ओर मुड़कर थोड़े उत्तेजित स्वर में फादर बोले, अब सोचो, जो निशाचर दूसरों का रक्त चूसने के लिए हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, वे ईसा मसीह से क्यों नहीं डरेंगे? उनके प्रतीक से तो उन्हें डर लगेगा ही। वे सिर्फ रक्त लेना जानते हैं, देना नहीं। मसीह के पवित्र आत्म बलिदान के प्रतीक को वे सहन नहीं कर सकते। क्या अब बात साफ हुई? हाँ फादर, काफी हद तक समझ गए। आप प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम अपने प्रियजनों को इस अभिशप्त जीवन और इस अंधेरे से मुक्ति दिला सकें। बिल्कुल बिल्कुल माय बॉय, लेकिन इस युद्ध में उतरने से पहले तुम्हें भी तो सुरक्षा चाहिए है ना? ये लो, ये दो छोटे क्रॉस तुम लोग हमेशा गले में पहने रहना। किसी भी अभिशप्त जीव की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें स्पर्श कर सके। और एक बात सुनो, जिनके खिलाफ तुम लड़ाई में उतर रहे हो, वे कभी तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे प्रियजन थे, लेकिन अब वे डेविल के अनुचर आए। उन्हें चोट पहुंचाने में हिचकिचाना मत, क्योंकि जब तक ये अंधेरा जीवन समाप्त नहीं होगा, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। उन पर दया करने का अर्थ है और भी कई इंसानों के नुकसान का रास्ता साफ करना। ये याद रखना। क्यों? तुम्हारे देश के कवि ने ही तो कहा है, अन्याय जो करता है और अन्याय जो सहता है, तुम्हारी घृणाओं से तिनके के समान जला दे। याद रखना। याद रखेंगे फादर, याद रखेंगे। आप बस हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रशांत बाबू कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदकर घर लौट रहे थे। वे रिटायर्ड इंसान हैं और घर में अकेले रहते हैं। बेटी की शादी हो जाने के बाद शाम को बुढ़ा बुढ़ी बैठकर सीरियल देखते थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद घर बड़ा खाली खाली सा लगता है। खाना बनाने वाली बाई दोपहर तक काम निपटाकर रात का खाना सहेज कर अपने घर चली जाती है। शाम को उस बड़े से 2 मंजिला घर में प्रशांत बाबू का समय जैसे कटता ही नहीं। टीवी देखना उन्हें कभी पसंद नहीं रहा, इसलिए अक्सर शाम होते ही वे शहर की लाइब्रेरी चले जाते हैं। अखबार पढ़ते हैं, पत्रिकाएं देखते हैं और 2-4 लोगों से बातचीत हो जाती है। समय अच्छा बीत जाता है। फिर 8 बजे लाइब्रेरी बंद होने पर धीरे धीरे पैदल घर लौटते हैं। जरूरत हो तो दुकान से कुछ सामान ले लेते हैं। आज भी वैसे ही लौट रहे थे। भजा की चाय की दुकान के सामने लकड़ी के बेंच पर अभिजीत को चुपचाप बैठे देख प्रशांत बाबू ठिठक गए। प्रशांत बाबू रुक गए। सनराइज नर्सिंग होम के घोटाले की खबर उन्होंने कल सुबह ही सुनी थी। लड़का बहुत टूट गया है, उससे थोड़ी बात करना जरूरी है। ए भजा, मुझे एक बिना चीनी वाली चाय दे तो। ये कहते हुए प्रशांत बाबू अभिजीत के सामने वाली बेंच पर बैठ गए। अभिजीत सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में चाय का कुल्हड़ था, पर देखकर लग नहीं रहा था कि उसने एक घूंट भी पिया है। वैसे ही जगह पर धुंधला सा अंधेरा था। थोड़ी देर में भजा दुकान का शटर गिराकर घर चला जाएगा। उन दोनों के अलावा दुकान पर अब कोई और नहीं था। प्रशांत बाबू ने पुकारा, क्यों रे अभिजीत, क्या इतना सोच रहा है? चाय तो ठंडी होकर पानी हो गई। अभिजीत ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, प्रशांत बाबू को एक बड़ा धक्का लगा। ड्रग्स? क्या अभिजीत ने किसी तरह का नशा किया है? वरना लड़के की आंखों में ऐसी शून्य दृष्टि क्यों है? लग रहा था जैसे वो देख तो रहा है, पर सामने क्या घट रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रशांत बाबू ने एक ठंडी आह बली। अभिजीत स्कूल में छात्र के तौर पर बुरा नहीं था। गरीब घर का लड़का था, 12वीं किसी तरह पास करके नर्सिंग होम के काम में लग गया। उनकी पत्नी की आखिरी बीमारी के समय वे सनराइज में ही भर्ती थीं। तब अभिजीत ने प्रशांत बाबू का जितना हो सका साथ दिया था। बेटी दामाद दिल्ली में रहते हैं, फोन करते ही तुरंत तो नहीं आ सकते, समय लगता है। प्रशांत बाबू को याद है जब अंजलि मैडम ने फोन पर पत्नी के जाने की खबर दी थी और वे बदहवास होकर शर्ट पहनकर घर से निकलने ही वाले थे, तब देखा था कि अभिजीत दरवाजे के सामने बाइक और एक एक्स्ट्रा हेलमेट लिए खड़ा है। उस दिन अभिजीत का हाथ पकड़कर ही प्रशांत बाबू तप्ती के केबिन के सामने जाकर खड़े हुए थे। तब लगा था कि चलो पढ़ाई जितनी भी की हो, लड़का कम से कम इंसान तो बना है।
आजकल तो स्कूल छोड़ने के बाद बच्चे अपने शिक्षकों को याद भी नहीं रखते। वहां एक रिटायर्ड सर के लिए अभिजीत की इतनी ममता देखकर उनका सीना गर्व से भर गया था। बेटी दामाद अगले दिन फ्लाइट से आए थे। वो एक दिन प्रशांत बाबू को बहुत लंबा लग रहा था। पड़ोस के लोग साथ तो थे, पर अभिजीत ने जिस तरह उस अकेले पड़ गए बूढ़े इंसान को संभाल कर रखा था, उसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। ये अभिजीत, क्या कोई बड़ा नशा शुरू कर दिया है क्या रे? प्रशांत बाबू ने जितना हो सका नरम लहजे में पूछा। नहीं सर। अभिजीत हंसा। उसने धीमी आवाज में कहा, ड्यूटी नहीं होती तो दोस्तों के साथ थोड़ा मौज मस्ती कर लेता हूं, पर कल से जो कुछ हुआ, शरीर सच में बहुत खराब लग रहा है। उसकी आवाज सुनकर प्रशांत बाबू समझ गए कि लड़का वाकई कमजोर हो गया है। वो तो हो ही सकता है। तुझे दोष देना ठीक नहीं है। असल में क्या है ना, आजकल मीडिया वाले खबर जुटाते कम हैं और बनाते ज्यादा हैं। तू इतने दिनों से सनराइज से जुड़ा है, तू डेड बॉडी की तस्करी करेगा? भला ऐसा हो सकता है? खैर, अंजलि मैडम थी तो काफी कुछ संभाल लिया। वैसे सवाल शायद तेरे लिए थकाने वाला हो, फिर भी क्या मुझे एक बार खुलकर बताएगा कि परसों रात असल में हुआ क्या था? बताता हूं सर। चलिए, भजा दुकान बंद करेगा अब, मैं आपको थोड़ा आगे छोड़ देता हूं। अभिजीत ने बिना पी हुई चाय का कुल्हड़ काक से नीचे रख दिया। प्रशांत बाबू ने भी आखिरी घूंट पीकर अपना कुल्हड़ डस्टबिन की ओर फेंक दिया। फिर पैसे चुकाकर दोनों सड़क पर उतर आए। आजकल शाम के बाद ठंड बढ़ रही है और सड़कें काफी सुनसान हो जाती हैं। कुछ कदम चलने के बाद प्रशांत बाबू बोले, हाँ, अब बता। असल में बंटी और सालू ने उस दिन भूत का ऐसा डर दिखाया कि मेरे दिमाग पर धुन सवार हो गई। साला, सॉरी सर, सॉरी। मुझे लगा कि चलो एक बार मर्ग से होकर आता हूं। असल में नशा भी बहुत चढ़ा हुआ था। ये नशा बड़ी खतरनाक चीज है सर, बड़ी खतरनाक चीज। आप सही कहते हैं। खैर, मेरे पास तो चाबियों का एक सेट रहता ही है। जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर की लाइटें जैसे पागल हो गई हैं। एक बार जल रही हैं, एक बार बुझ रही हैं, एक बार बुझती हैं, फिर जल उठती हैं। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। हाथ में फोन की टॉर्च जलाई और सीधा चला गया वहीं जहां उस निर्जल लड़के की बॉडी जिस मेज पर रखी थी। जब खाली मेज पर सफेद चादर के अलावा और कुछ नहीं दिखा तो सच कहलाऊं सर, मेरा दिल भी धक से रह गया। बंद कमरे के अंदर से एक डेड बॉडी कहां जाएगी? कौन हटाएगा उसे? मैं फोन हाथ में लेकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी कमरे की सारी लाइटें अचानक एक साथ बुझ गईं। ठीक तभी मुझे महसूस हुआ, मैंने अपने कानों से समझा कि कमरे की छत यानी सीलिंग के सहारे कुछ चल फिर रहा है। किसी बहुत बड़ी छिपकली जैसा कुछ। एक छिपकली जैसे अपने शिकार की ओर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर अचानक झपट पड़ती है। वो जंतु भी जैसे उसी ताक में था। मुझ में वैसे तो हिम्मत की कोई कमी नहीं है सर। दिन रात मुर्दों के साथ काम करते करते आदत हो गई है। लेकिन तब पता नहीं क्या हो गया, लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई चिल्ला उठा, तेरा बहुत बुरा वक्त आ गया है अभिजीत, बहुत खतरा है। अगर बचना चाहता है तो भाग, भाग यहां से जल्दी। मुझ में टॉर्च की रोशनी छत की ओर घुमाने की हिम्मत तक नहीं बची। मैं बदहवास होकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जब दरवाजा बस 2 कदम दूर था तभी मेरी गर्दन पर कुछ आकर झपटा। इंसान था या जानवर, खुदा जाने। बस वही आखिरी पल था जब आंखों के सामने अंधेरा छा गया सर। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। यकीन मानिए, आंखें खुली एकदम अगले दिन सुबह। देखा कि मुझे घेरे हुए नर्सिंग होम के स्टाफ के लोग झुंड बनाकर खड़े थे और विदिप्त सर मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। बस उसके कुछ ही देर बाद ढेर सारे लोग और पुलिस आ गई। फिर बाकी तो आपने सुना ही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने निर्झर की बॉडी हटाई थी वे उसी कमरे में दुबके बैठे थे। मेरे अचानक दरवाजा खोलने से वे लोग मुश्किल में पड़ गए थे। सच में कुछ ही दिनों में ये शहर जैसे अपराध का अड्डा बन गया है। मुंह से चुप चुप की आवाज निकालते हुए प्रशांत बाबू बोले, खैर पुलिस तो मामला देख ही रही है, मैं अब और ज्यादा सोचकर क्या करूंगा। अच्छा, अगर वे लोग पकड़े जाते हैं तो क्या तू उनमें से किसी को पहचान पाएगा? क्या तूने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा जो तेरी गर्दन पर झपटा था? अभिजीत अचानक जैसे बुरी तरह डर गया। वो खड़ा हो गया और इधर उधर देखते हुए बोला, प्लीज सर, आपने जानना चाहा इसलिए मैंने बताया। अब उस केस की याद मत दिलाइए। वे आंखें, वे लाल भूख से भरी भयानक आंखें बहुत डरावनी थी सर। उनके बारे में सोचते ही बहुत डर लगता है। आंखें? किसकी आंखें? मैं नहीं जानता सर। अभिजीत ने 2-3 बार थूक गटका। पता नहीं, शायद मैं सपना देख रहा था या नशे की हालत में गलत सलत कुछ देख लिया, ठीक से याद नहीं है। और अब मतलब क्या बोलूं बताइए, जितना याद है उतना ही बता दे रहा हूं। डर को मन में दबा कर नहीं रखना चाहिए अभिजीत। डर का सामना करना पड़ता है, वरना डर और ज्यादा हावी हो जाएगा, समझा?
प्रशांत बाबू ने स्नेह से अपने पुराने छात्र के कंधे पर हाथ रखा। अरे डर कैसा, ये देखो, हर कुछ हाथ की दूरी पर स्ट्रीट लाइटें हैं, सड़क किनारे घरों में कितने लोग हैं, रोशनी है, शोर है, इनके बीच तेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा? बोल, क्या कह रहा था, अब बोल। अभिजीत ने आसपास के घरों की खिड़कियों और बालकनी से आती रोशनी की ओर देखा। फिर गला साफ करके उसने फिर से कहना शुरू तो किया, लेकिन बहुत धीमी आवाज में, जैसे जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो आसपास ही कहीं दुबका हुआ हो। पुलिस की झंझट और पूछताछ खत्म होने के बाद दोपहर के वक्त मैं क्वार्टर में अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद करके सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा सर। उसके बाद भूख प्यास सब जैसे खत्म हो गई थी। उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन खिड़की से जो धूप आ रही थी उसे रोकने के लिए उठना पड़ा। जानते हैं, भरी दोपहर में वो तेज धूप और रोशनी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे उस धूप की तपिश मेरी खाल जला देगी, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बताइए, नवंबर का महीना है, अप्रैल मई वाली चिलचिलाती गर्मी तो अब है नहीं। फिर भी खिड़की अच्छी तरह बंद करके उस पर भारी पर्दा डाल दिया और सो गया सर। फिर ऐसी मौत जैसी नींद सोया कि सूरज कब डूबा पता ही नहीं चला। जब आंखें खुली तो कमरे में घना अंधेरा था। कुछ बार अंगड़ाई लेकर शरीर को बिस्तर से खींच कर उठाया। फोन चेक करके देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। बिस्तर से उतरकर अंदाजे से स्विच बोर्ड के पास जाकर लाइट जलाई, पर लाइट नहीं जली। समझ गया कि करंट चला गया है। फोन की टॉर्च जलाकर दराज से माचिस और मोमबत्ती निकाली और जलाया। फिर पर्दा हटाकर देखा तो अरे, सड़क की लाइटें तो जल रही थीं। अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक कमरे की लाइट जल उठी। बहुत प्यास लग रही थी सर, इसलिए पानी की बोतल से थोड़ा पानी पिया। ज्यादा नहीं पी सका, मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था। पानी का स्वाद बिल्कुल पिच जैसा लग रहा था। फिर सोचा पेट में कुछ डालना चाहिए। मेरे कमरे में मूढ़ी, चांचूर, बिस्किट ये सब रहते ही हैं, पर एक कटोरी में मूढ़ी लेकर खाने गया तो देखा गले से नीचे उतर ही नहीं रही। मुंह का स्वाद पूरी तरह चला गया था। थू थू करके मुंह से मूढ़ी, चांचूर सब फेंक दिया। फिर चिढ़कर वापस बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। फोन पर कई मिस कॉल थे, पर देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। लाइट बुझाकर फिर सो गया। सिर चकरा रहा था, लग रहा था कि कुछ खाना चाहिए, पर उठने का मन नहीं था। एक अजीब सा नशा जैसा महसूस हो रहा था। जानते हैं सर, इस तरह कितनी देर बिस्तर पर पड़ा रहा याद नहीं। लगता है रात काफी बीत चुकी थी। अचानक सुना खिड़की के बाहर कांच पर कोई धीरे से दस्तक दे रहा है। मैंने धीरे से पर्दा हटाया, खिड़की के दोनों पल्ले खोले। देखा एक आदमी मेरी खिड़की के बाहर उल्टा लटका हुआ है। मतलब, क्या बोल रहा है तू? सच सच बता, तूने कल रात फिर नशा किया था ना? मां कसम सर, मां काली की सौगंध, कल उसे छुआ तक नहीं। जो पी थी वो परसों रात की थी। उसका असर क्या 24 घंटे बाद भी रहेगा बताइए? मैं सच कह रहा हूं सर। वो आदमी मेरी खिड़की के बाहर मुंह टिकाए खड़ा था, पर उसका सिर नीचे की तरफ था। जानते हैं, लग रहा था जैसे बाहर की दीवार पर एक विशाल छिपकली चलते चलते अचानक मेरे कमरे में झांकने लगी हो। उसकी त्वचा कितनी सफेद और बेजान थी, पर आंखें बिल्कुल जलते कोयले जैसी लाल, मानो उन आंखों से वो मेरी सारी प्राण शक्ति सोख लेगा। क्या कहा? लड़का? मतलब उम्र ज्यादा नहीं है उसकी? और कुछ याद है तुझे? पहचान नहीं पाया? इंसान है या नहीं पक्के तौर पर नहीं कह सकता सर, पर चेहरा एक कम उम्र के लड़के जैसा था। नई नई उगी हल्की दाढ़ी मूछ और गाल पर एक जलने का निशान, और वे लाल लाल आंखें। अचानक डर के मारे अभिजीत का गला रुंध गया। छोटे बच्चे की तरह प्रशांत बाबू का हाथ पकड़कर वो रोते हुए बोला, आप मुझे बचाइए सर, प्लीज सर। अगर वो आज रात फिर आया तो? उसने मेरा घर पहचान लिया है। वो मुझे सोख लेगा सर, मेरा सारा रस सोख कर मुझे बिल्कुल कचरा बना देगा। उसमें कोई दया माया नहीं है सर, वो इंसान नहीं है। आप मुझे बचाइए सर, आपके पैर पड़ता हूं, मुझे बचाइए। अरे अरे, शांत हो जा, शांत हो। प्रशांत बाबू ने अभिजीत की पीठ पर हाथ रखा। शांत हो बेटा, शांत। चल, तू आज मेरे घर रहेगा। इतना डर लेकर तुझे क्वार्टर लौटने की जरूरत नहीं है। असल में तेरे ऊपर से एक बड़ा सदमा गुजरा है, समझा? उसी सदमे का असर है। वो सब बाद में सोचेंगे। तू चल अब, और कोई बात नहीं, चल। खाने की जूठी प्लेटें सिंक में रखकर हाथ मुंह धोकर रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर प्रशांत बाबू ने ड्राइंग रूम के सोफे की ओर देखा। लड़के का डर अब काफी हद तक कम हो गया है, पर कल सुबह ही उसे एक बार साइकियाट्री डिपार्टमेंट ले जाना होगा। वे मन ही मन यही सोच रहे थे। जब से वो घर आया है, अभिजीत ड्राइंग रूम के सोफे पर स्थिर होकर बैठा है। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे रखे वो न जाने क्या सोचे जा रहा है।
उसकी दृष्टि सामने की खिड़की पार कर अंधेरे बगीचे की ओर है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि वो वास्तव में कुछ देख रहा है। प्रशांत बाबू ने कपड़े बदले, फिर रसोई में जाकर रात का खाना गर्म किया। 2 प्लेटों में 2-2 रोटियां, आलू की सब्जी और सलाद बांटकर वे अभिजीत के सामने ले आए। वो बिना हिले डुले एकटक खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे थोड़ी ही देर में कोई आने वाला हो। बहुत मिन्नतें करने और यहां तक कि डांटने के बाद भी प्रशांत बाबू उसे कुछ खिला नहीं पाए। उसने कहा कि शाम को उसने दुकान से पूरा एक पैकेट बिरयानी खाई है, अब एक दाना भी नहीं खा पाएगा। प्रशांत बाबू ने सालों तक छात्रों को पढ़ाया है, इसलिए झूठ पकड़ने की क्षमता उनमें है, लेकिन अभिजीत को वे किसी तरह राजी नहीं कर सके। उसने ठंडे और शांत स्वर में कहा, आपने मुझे आमंत्रित करके घर लाया, यही काफी है सर। सच कह रहा हूं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। काफी रात हो गई है, आप खा लीजिए। मुझे बहुत नींद आ रही है सर, और खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। प्लीज सर। मजबूरन प्रशांत बाबू को अकेले ही डिनर करना पड़ा। फिर नीचे के कमरों की लाइटें बुझाकर वे दोनों दूसरी मंजिल पर चले गए। गेस्ट रूम में अभिजीत को सोने की जगह दिखाकर प्रशांत बाबू अपने कमरे में चले गए। लेटने ही वाले थे कि अचानक याद आया कि लड़के को पानी की एक बोतल दे आनी चाहिए। वे 1 लीटर की पानी की बोतल लेकर अभिजीत के कमरे में दाखिल हुए। दरवाजा सटा हुआ ही था। बिस्तर पर बैठा अभिजीत एकटक खिड़की के बाहर देख रहा था। प्रशांत बाबू का अंदर आना उसने महसूस भी नहीं किया। तकिए के पास उसकी शर्ट उतार कर रखी थी। शायद तुझे जरूरत पड़े, इसलिए पानी की बोतल रख रहा हूं। और सुन, खिड़की बंद कर दे बेटा, इस महीने कुछ दिनों से। अरे, तभी अचानक प्रशांत बाबू की नजर अभिजीत की गर्दन की निचले हिस्से पर पड़ी, जहां 2 बहुत छोटे घाव के निशान थे। अब तक उनकी नजर वहां नहीं गई थी, क्योंकि वे शर्ट के कॉलर के पीछे छिपे थे, पर अब सैंडो बनियान के कारण वे साफ दिख रहे थे। जरा गर्दन झुका तो। आज्ञाकारी बच्चे की तरह अभिजीत ने आदेश का पालन किया। तेरी गर्दन पर ये घाव कैसे आए? कभी छिलविल गया था क्या? पता नहीं सर, ठीक से याद नहीं आ रहा। हुआ होगा कभी। मन में गहरी आशंका और उत्तेजना दबाते हुए प्रशांत बाबू ने खुद खिड़की अच्छी तरह बंद करके चटकनी लगा दी। फिर कहा, सुन, रात में अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? मैं बगल वाले कमरे में ही हूं। दरवाजे पर दस्तक दोगे तो सुन लूंगा। बिल्कुल डरना मत। कोई बुरा सपना भी दिखे तो मुझे आवाज देना, समझा? क्या रे, सुन रहा है? याद रहेगा? अभिजीत भावशून्य चेहरे से प्रशांत बाबू की ओर देख रहा था। अब उसने धीरे से गर्दन हिलाई और मध्यम स्वर में कहा, जी सर, याद रहेगा। दरवाजा सटाकर प्रशांत बाबू अपने कमरे में लौट आए। फिर सबसे पहले उन्होंने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजा मजबूती से बंद किया। क्या वो सही कर रहे थे? क्या अभिजीत को और अधिक सुरक्षा दी जानी चाहिए थी? नहीं, ये भी क्या सोच रहे हैं? क्या बुढ़ापे में उनका मन भी कमजोर पड़ गया है? उन्होंने जीवन भर कभी किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन आज अचानक उनका दिल इस तरह क्यों धड़क रहा है? नहीं, आज की रात अच्छी नहीं है, आज की रात बुरी है। प्रशांत बाबू ने मोबाइल पर तथागत का नंबर डायल किया। घंटी बज रही है। हेलो सर, कहिए, आप ठीक तो है ना? असल में इस बार बुआ के घर आकर ऐसा व्यस्त हुआ कि आपसे मिलने ही नहीं आ पाया। तथागत, तुम घर पर ही हो ना? सुनो, तुम अभी के अभी मेरे घर आ जाओ, इट्स अर्जेंट। क्या बात है सर, कोई समस्या? हाँ, लगता है हमारे शहर में एक बिल्कुल अनजानी मुसीबत आ खड़ी हुई है। तुम अभी आओ और मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचकर मुझे कॉल करना। मैं अभी रखता हूं। फोन काटने के बाद पानी की बोतल से कुछ घूंट पानी पीकर जब प्रशांत बाबू का सिर थोड़ा हल्का हुआ तो उन्होंने ठंडे दिमाग से पूरी बात को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की। वे खुद कभी ऐसे अंधविश्वासों को तवज्जो नहीं देना चाहते थे। आज बार बार बातों को घुमाकर वे ये साबित करना चाहते थे कि अभिजीत ने जो कुछ भी देखा या समझा वो सब उसका भ्रम या फिर नशे का असर है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? हाँ, बच्चे सोचते हैं कि रात को उनके बिस्तर के नीचे कोई दानव घात लगाकर बैठा है, लेकिन बड़ों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रात को नींद खुलने पर अगर लगे कि हाथ पांव हिलाए नहीं जा रहे, आवाज नहीं निकल रही या सीने पर भारी दबाव महसूस हो रहा है, तो क्या वो किसी अशुभ शक्ति का प्रभाव है? कभी नहीं। जिसने थोड़ी भी विज्ञान पढ़ी है वो जानता होगा, इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ऐसे कई डर इंसान के मन के अंधेरे कोनों में दुबक कर बैठे रहते हैं। उन डरों को भाव देने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी समय उन्हें बगल के कमरे से अभिजीत की धीमी और सतर्क आवाज सुनाई दी। वो किसी को बुला रहा था। आजा, अंदर आजा। पल भर में प्रशांत बाबू की धड़कनें फिर से बढ़ गईं। अब ये किसे बुला रहा है? किस अंधेरे जीव को उसके घर के भीतर आमंत्रित किया जा रहा है? बिस्तर पर बैठे ही जितना संभव हो सके कम आवाज करते हुए प्रशांत बाबू ने खिड़की का एक पल्ला धीरे से खोला।
बगल के कमरे में ठीक इसी स्थिति में एक और खिड़की है। पूरी हिम्मत जुटाकर उन्होंने खिड़की का पर्दा कसकर पकड़ा और बाहर की ओर झांका। तुरंत बर्फीली हवा का एक तेज झोंका उनके चेहरे से टकराया। 2 पैर, बगल के कमरे की खिड़की के बाहर 2 पैर अब भी हवा में लटके हुए थे। बाकी शरीर कमर तक कमरे के अंदर जा चुका था। क्या ये वाकई कोई इंसान है या कोई विशाल भयानक सरीसृप? कुछ दिन पहले फेसबुक पर प्रशांत बाबू ने एक तस्वीर देखी थी। पेड़ की खो में तोते के घोंसले से अंडे खाने के लिए घुसा हुआ एक विशाल गिरगिट था और माँ तोता अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी जान लगाकर उसकी पूंछ खींच रही थी। अब वो क्या करेंगे? क्या बगल वाले कमरे में भागकर जाएंगे? जाकर क्या लाभ? वो वृद्ध हैं, अशक्त हैं। अच्छा, यदि वो ऐसे न भी होते तो क्या शारीरिक बल से अंधेरे के इन जीवों का सामना करना संभव है? नहीं, संभव नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया में जो मानसिक साहस है वो उनमें नहीं है। वो कमजोर हैं, वो डरपोक हैं। ये बात उन्होंने आज रग रग में महसूस की। वो साफ समझ रहे थे कि वो डर रहे हैं। वो जी जान से चाह रहे थे कि वो अमानवीय जीव उनकी ओर न देखे, उनकी मौजूदगी का उसे पता न चले, वो उनके पास आने की कोशिश न करे। अब और किसी की नहीं, उन्हें बस अपनी चिंता हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि क्या और कुछ दिन इंसान की तरह जिया नहीं जा सकता? क्या और कुछ दिन? कमजोर तंत्रिकाओं के साथ एक युद्ध लड़ते हुए प्रशांत बाबू ने खिड़की का पल्ला बंद कर दिया। फिर वो असहाय होकर बिस्तर पर बैठ गए। उनकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं और इस सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण वो अब तक अभिजीत की हर बात को क्षणिक मानसिक भ्रम समझते आए थे। लेकिन उसकी गर्दन के पास वे 2 निशान, वे रगड़ के निशान नहीं थे, बहुत स्पष्ट रूप से 2 नुकीले दांतों के निशान थे। बचपन में ब्रैम स्टोकर के उपन्यासों में जैसा पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। प्रशांत बाबू जानते थे कि वे 2 निशान आज और भी गहरे हो जाएंगे। बगल के कमरे में अब अभिजीत की कोई हलचल नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब और असहज करने वाली आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे सर्दियों की शाम में बच्चे गर्मा-गर्म सूप मिलने पर उसे बड़े चाव से चाट-चाट कर पीते हैं। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही तृप्ति भरी थी। कोई ताज़ा गर्म खून चाटने में परम आनंद पा रहा था। प्रशांत बाबू ने आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों के कोरों से 1-2 बूंद आंसू छलक आए। उन्होंने मन ही मन व्याकुल होकर कहा, क्षमा करना अभिजीत, मुझे क्षमा कर देना। अपने इस बूढ़े मास्टर साहब को माफ कर देना बेटा। मैं तुझे बचा नहीं पाया, मैं नहीं बचा पाया, मैं असफल रहा। मुझे माफ कर दे तू, मुझे माफ कर दे। छोड़दा, मजले भाई भी क्या करते हैं, एकदम बुद्धू हैं छोड़दा। उनकी वजह से मुझे ऐसी खतरनाक स्थितियों में फंसना पड़ता है। क्या जरूरत थी प्रशांत सर का फोन पाकर इस तरह आनन फानन में सर के घर दौड़ने की? सुबह नहीं जा सकते थे क्या? और जाना ही था तो जाते, पर मुझे क्यों भेज दिया विभा को घर पहुंचाने के लिए? क्या और कोई नहीं था? वैम्पायर से निपटने की सुरक्षा लेकर निकला तो हूं, गले में पादरी का दिया हुआ क्रॉस भी है और साथ में जो अन्य जरूरी चीजें होनी चाहिए वे भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सीने में जो हल्की हल्की चुभन हो रही है, इसका क्या होगा? ये तो बिल्कुल जीवन मरण का सवाल है। मल्हार की समस्याओं का अंत नहीं है। इधर विभा का मिजाज एकदम खुश मिजाज था। इतने दिनों बाद तथागत आया है, उसका मन भला खुश क्यों ना होगा? विभा सोचती जा रही थी और दामोदर नदी के किनारे किनारे सीधी चली जा रही थी। विभा के कानों में ब्लूटूथ हेडफोन लगा था, जिसमें किशोर कुमार और रूमा देवी मिलकर गा रहे थे। यहीं इस कुंज की छाया में, सपनों के मधुर मोह में, इस जीवन में जितने दिन मिलेंगे। विभा जैसे चल नहीं रही थी, बल्कि हल्के कदमों से उड़ी जा रही थी। उसके पीछे कुछ हाथ की दूरी पर सूखे चेहरे के साथ मल्हार चला आ रहा था। आम दिनों में विभा अकेले ही लौटती है, लेकिन अब बड़े बाबू का सख्त नियम है, रात होने पर सावधान रहना ही पड़ता है। बड़े भाई ने जबरदस्ती अपने छोटे भाई को विभा का बॉडीगार्ड बनाकर साथ भेज दिया है। और विभा सोच रही थी कि कलकत्ता में रहकर भी तथागत को आने का समय नहीं मिला, और जैसे ही मोहल्ले में आया तो सीधा सर के घर भाग गया। तथागत भी ना कितना अंधविश्वासी होता जा रहा है। कह रहा था कि सूर्यास्त के बाद न जाने किन बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। अब इस शहर पर शायद उन लोगों की काली नजर पड़ गई है। क्या पता वो आदमी डरा धमकाकर कोई प्रैक्टिकल जोक करने की फिराक में हो। भरोसा नहीं है बाबा। विभा हल्के कदमों से चलती जा रही है और उससे कुछ हाथ की दूरी पर उसकी चाल के साथ तालमेल बिठाते हुए मल्हार अपनी गति धीमी करके धीरे धीरे आ रहा है। पीठ पर टंगा भारी बैग भी उसकी धीमी गति का एक कारण है। मल्हार ने पहले कभी नहीं सोचा था कि चांदनी से नहाई दामोदर नदी के किनारे इस सुनसान सड़क पर वो विभा के साथ कभी आ पाएगा। क्या वाकई बिल्कुल नहीं सोचा था?
उसके दिवा स्वप्नों में तो उसने इससे कहीं ज्यादा सोचा है। नहीं, रहने दो, अभी ये उल्टी सीधी बातें सोचना ठीक नहीं। वैसे भी थोड़ी दूर पर लगा वो छितवन यानी सप्तपर्णी का पेड़ जैसे जानबूझकर शैतानी कर रहा है। उसके मदहोश कर देने वाले सफेद फूलों की गंध मल्हार की सांसों में घुल रही है, और मल्हार न चाहते हुए भी अपनी विद्रोही आंखों को रोक नहीं पा रहा। कभी विभा की कमर पर तो कभी उसके उड़ते हुए बालों पर, कभी चांदनी में चमकती मोम जैसी सफेद, कोमल और चिकनी गर्दन की ओर। मल्हार बार बार खुद को ही समझा रहा है, उफ, शांत शांत मल्हार, कूल डाउन प्लीज, ऐसा मत करो। जानते हो, यही हमने पहली बार, अरुणिमा ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? मल्हार ने धीमी आवाज में पूछा, और ये सवाल पूछते ही उसे एहसास हुआ कि फिर से एक गलती हो गई। अरुणिमा यहां नहीं है। नहीं, वो नहीं है। मल्हार ने आसपास देखा, पीछे मुड़कर देखा, अरुणिमा नहीं थी। उसके सामने कुछ हाथ दूर विभा दीदी अपने मन में गाना सुनते हुए चली जा रही हैं। आसपास और कोई इंसान नहीं है। तो फिर अचानक उसने अरुणिमा की आवाज कैसे सुनी? ये बात दिमाग में आते ही मल्हार को हवा में बजने वाली घंटियों की तरह अरुणिमा की खिलखिलाती हंसी सुनाई दी, अपने सिर के अंदर। बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसे कानों में ब्लूटूथ हेडफोन लगा हो। हंसी रोककर अरुणिमा ने कहा, जो कह रही हूं पहले वो सुनो। यहां यानी इसी छितवन के पेड़ के नीचे निर्झर ने मुझे पहली बार किस किया था, जानते हो? कहां? मल्हार फुसफुसाया। वो समझ रहा था कि जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, अरुणिमा वैसे भी सुन लेगी। वो ये भी समझ रहा था कि ये बातचीत विभा दीदी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कहां? तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, बहुत जानने की इच्छा है ना? अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो तुम विभा दीदी को पहला चुंबन कहां करोगे? बोलो ना, अरे बोलो ना। अरुणिमा की आवाज बड़ी लाड भरी लग रही थी। मल्हार ने विभा की ओर देखा। मंद हवा में विभा के बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसकी घनी जुल्फों की परछाई के पीछे से उसकी शंख जैसी सफेद, चिकनी और चमकदार गर्दन झलक रही थी। अच्छा, मल्हार अगर अभी तेज कदमों से आगे बढ़कर विभा की कमर को दबोच ले और फिर आंखें मूंदकर उसकी कोमल गर्दन पर अपना चेहरा टिका दे, क्या होगा? ये अन्याय होगा। विभा क्या करेगी? चीखेगी? मल्हार को खींचकर एक थप्पड़ जड़ेगी? मारे, इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी इधर कोई आता जाता नहीं है, कौन सुनेगा? अच्छा, उसके बाद क्या विभा मल्हार को धक्का देकर गिरा देगी और भागने लगेगी? भागते हुए घर पहुंचेगी और गुस्से से लाल होकर तथागत को फोन करके कहेगी, तुम्हारा भाई असभ्य है, एक जानवर है। फिर मल्हार के घर लौटने पर छोटा भाई उसे 2 और थप्पड़ मारेगा। फिर तू हर बात में इतना हिचकिचाता क्यों है मल्हार? फिर से दिमाग के अंदर अरुणिमा की आवाज गूंज उठी। जानता है, तेरे साथ सेटिंग कराने के लिए सीनियर और जूनियर क्लास की कितनी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अपना फिगर देख बॉस, अगर उनके हाथ लग जाता ना तो सुरभि, विदिशा, पर्णा ये सब मिलकर तुझे चीर कर खा जाती। जा, मर्दों की तरह आगे बढ़, जो कह रही हूं वो कर। मल्हार जानता है कि अरुणिमा की कही एक एक बात सच है। विभा दी की कोचिंग में उसके बगल में कौन बैठेगा, इसे लेकर सुरभि, विदिशा और पर्णा के बीच बाकायदा होड़ मची रहती है। जिसे जब मौका मिलता है वो अपनी तरीके से उसे सिग्नल देती है। सुरभि मल्हार के घुटने को अपने घुटने से टक्कर मारती है। विदिशा किसी दिन करीने से बंधे बालों को खोलकर क्लिप को दांतों से दबा लेती है और फिर बड़े इत्मीनान से दोबारा बाल बांधती है और चश्मे के पीछे से नजर रखती है कि मल्हार की आंखें कहाँ हैं। इन सब में पर्णा सबसे ज्यादा दुस्साहसी है। मल्हार के बगल में बैठते ही उसे पूरे बैग में एक पेन तक नहीं मिलता। कोई दूसरा पेन दे तो लेगी नहीं। मल्हार जिस पेन से लिख रहा है उसे वही चाहिए, और अगर उसने मना किया तो असभ्य, स्वार्थी, बुरा लड़का कहकर मल्हार की कमर पर चिकोटी काटेगी। पर्णा के नाखून बड़े बड़े हैं। उन नाखूनों की चुभन मल्हार को टी शर्ट के ऊपर से भी महसूस होती है, इसलिए वो अक्सर उसके बगल में बैठने से बचता है। और किसी कोचिंग में जो भी हो, विभा दी की कोचिंग में वो विभा की हर बात को एक टक होकर पीना चाहता है। तब इन छोटी मोटी बाधाओं से उसे बड़ी कोफ्त होती है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि नाटकबाज पढ़ना हंगामा खड़ा कर देगी, एक सीन क्रिएट कर देगी। जा जा, विभा दी तेरे जैसे हैंडसम लड़के को कैसे मना कर सकती है? इस शहर की किसी लड़की में इतना दम नहीं है, जाना। उफ, फिर से दिमाग में अरुणिमा फुसफुसा उठी। मल्हार ने थूक गिटला। आसपास की हवा में ठंडक है, फिर भी मल्हार के कान गर्म हो गए हैं। अपने गालों की तपिश वो खुद महसूस कर पा रहा है। विभा, उसके दिन के सपनों की इकलौती नायिका, अगर वो उसे मना ना करे,
अगर मल्हार के होंठ विभा की गर्दन को छूते ही उसके गले से पहले धीमी और फिर धीरे धीरे जोरदार आहें निकलने लगे, विभा अगर एक हाथ से मल्हार के सिर के पिछले बालों को जकड़ ले तो कैसा होगा? विभा की गर्दन पर प्यार के लाल निशान पड़ जाएंगे। पढ़ने दो, लड़कियां ये सब छुपाना जानती हैं, विभा भी कर लेगी। अच्छा, मल्हार के दांतों की रगड़ से अगर विभा की गर्दन से खून की कुछ बूंदें निकल आएं तो क्या करेगा वो? चाट लेगा। खून का स्वाद कैसा होता है? नमकीन, एक अजीब सी महक है ना, झंझनाहट पैदा करने वाली महक। अच्छा, विभा के खून का स्वाद कैसा होगा? मल्हार के हाथ आवेग और उत्तेजना से भिंज गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरुणिमा अंधेरे की जीव है। अरुणिमा मुझे अंधेरे की ओर खींच रही है, मुझे अपना साथी बनाना चाहती है। ये नहीं हो सकता। मल्हार ऐसा नहीं होने देगा। मल्हार विभा की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा, एक कदम भी नहीं। तभी अंधेरे का सीना चीरते हुए अरुणिमा की आवाज सुनाई दी। विभा अपने मन में गाना सुनते हुए चल रही थी। अचानक अरुणिमा की चीख सुनकर वो चौंक कर रुक गई। कुछ ही सेकंड में थोड़ी दूर पर खड़े छातिम के पेड़ की आड़ से अरुणिमा बाहर निकल आई, फिर दौड़ते हुए विभा की ओर आई और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस अचानक हुई घटना से मल्हार सन्न रह गया। वो विभा से जितनी दूरी बनाकर चल रहा था वहीं खड़ा रह गया, फिर आंखें सिकोड़कर अरुणिमा को देखने लगा। हाँ, वो अरुणिमा ही थी। कुछ दिनों से ना नहाने के कारण उसकी वो सलीकेदार हालत नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे और पहने हुए सलवार कमीज पर काफी धूल जमी थी। हाँ, सफेद सलवार पर यही गुलाबी फ्लोरल प्रिंट वाली कमीज अरुणिमा ने उस रात पहनी थी जिस दिन वो खो गई थी। वो लड़की बिल्कुल आम इंसानों की तरह जमीन पर पैर पटकती हुई दौड़ कर आई और विभादी के कंधे पर सिर रखकर आंसू बहाने लगी। वही अरुणिमा सिसक रही है और विभादी उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरते हुए कोमल स्वर में कह रही है, अब मत रो मेरी बच्ची, अब मत रो, देख मैं हूं ना, मल्हार है, हम अभी तुझे घर ले जाएंगे तेरे माँ बाप के पास, और मत रो। अरे इतने दिन तू कहाँ थी? कुछ शैतान लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था विभादी, वो कह रही थी। झारखंड बॉर्डर पार करा के मुझे दिल्ली तस्करी कर रहे थे। मल्हार ने लीटर भर पानी की बोतल निकाली और कहा, बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे, ले थोड़ा पानी पी ले। ये कहते हुए उसने बोतल का ढक्कन खोला और दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर फुर्ती से अरुणिमा के चेहरे पर छिड़क दिया। अरुणिमा किसी घायल जानवर की तरह भयानक चीख मारकर विभा का हाथ छोड़कर पीछे हट गई। मल्हार ने और देर नहीं की, चंद सेकंड के भीतर फिर से थोड़ा जल अंजलि में लिया और अरुणिमा के चारों ओर एक घेरा यानी लकीर खींच दी। विभा चिल्ला उठी, ये तूने क्या किया मल्हार? तूने उस पर एसिड फेंक दिया? बेचारी के चेहरे की खाल ऐसे कैसे जल गई? ये तूने कैसे किया? आप चुप रहिए विभादी, जब छोड़दा आपको समझाने आए थे तब तो आप समझी नहीं, हंसकर टाल दिया। ये पानी मेरे हाथ पर लगा है, कुछ बूंदें आप पर भी गिरी हैं, क्या ये एसिड है? नहीं, ये हॉली वाटर है, पवित्र जल। हाँ, जिसे आप सामने देख रही हैं वो अब इंसान नहीं है, वो अंधेरे का जीव है, एक वैम्पायर। इसीलिए पवित्र जल के स्पर्श से उसकी ये हालत हुई है। और सबूत देखना चाहती हैं? ये देखिए। अरुणिमा दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर तड़प रही थी और दर्द से कराह रही थी। चारों ओर पवित्र जल का घेरा होने के कारण उसका भागना असंभव था। मल्हार ने सावधानी से अपने गले से क्रॉस निकाला और सीधा अरुणिमा के चेहरे के सामने कर दिया। हरामी के बच्चे, उसे हटा ले, हटा उसे यहां से। अरुणिमा किसी चुड़ैल की तरह तीखी और कर्कश आवाज में चीख पड़ी। उसने अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढक लिया। उसके होंठ खुल गए और दिखाई दिए दोनों तरफ दो नुकीले, पैने और डरावने दांत। वे दांत अमानवीय थे। अब विभा को कोई संदेह नहीं रहा। देखकर यकीन हुआ? मल्हार ने विभा की ओर मुड़कर क्रोधित स्वर में कहा, वो अरुणिमा अब इंसान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे मल्हार? विभा ने घबरा कर पूछा। बहुत आसान है, अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो आंखें बंद कर लीजिए। ये कहकर मल्हार दृढ़ कदमों से पवित्र जल की बोतल लेकर अरुणिमा की ओर बढ़ा। फिर विभा की चीख को अनसुना करते हुए उसने वो सारा पानी उस निशाचर के सिर पर उड़ेलना शुरू कर दिया। अरुणिमा के मुख से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। कुछ ही सेकंड में उसके बाल जलकर राख हो गए, उसकी आंखों की पुतलियां गल गईं। उसका वो सुंदर और प्यारा चेहरा अब विभत्स और झुलसा हुआ दिखने लगा। उसकी आवाज और भी विकृत होती गई। मल्हार रुका नहीं, उसने दांत पीसते हुए वो पूरा पानी अरुणिमा के शरीर पर खत्म कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में जहां अरुणिमा खड़ी थी वहां अधजले सलवार कमीज और राख के ढेर के अलावा कुछ न बचा।
सुदबुद वापस आने पर विभा रो पड़ी। उसने दौड़कर मल्हार की कमीज पकड़ ली और कहा, तूने उसे मार डाला, तूने उसे मार डाला। चाहे वो इंसान हो, प्रेत हो या शैतान, पर अरुणिमा तुम लोगों की दोस्त थी। तेरा हाथ नहीं कांपा? तू ये कैसे कर पाया? मल्हार ने विभा का हाथ अपने सीने पर दबाया और तीव्र स्वर में कहा, आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं विभा दी, सब कुछ। मेरा सबसे अच्छा दोस्त निर्झर भी अगर कभी आपके बारे में एक गलत शब्द कहे या कोई गंदा प्रस्ताव दे तो उसे भी मैं ठीक इसी तरह सजा दूंगा, बिल्कुल इसी तरह। विभा ने हैरान होकर देखा कि मल्हार का जबड़ा सख्त है, चेहरे पर दृढ़ संकल्प है, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में आंसू हैं। विभा समझ गई कि उनके सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई है, एक बहुत बड़ी लड़ाई जो अब उन्हें लड़नी होगी।